चैप्टर 951 टू 960। उसके सिर पर चांदी का विशाल सीन चमकने लगा और अनगिनत दानव आभा उसके विशाल सीन की ओर इकट्ठा होने लगे। उसके विशाल सीन से एक भयानक लहर निकलने लगी। अनगिनत लहरें एक साथ बह निकलीं और सभी दिशाओं में विकृत होने लगीं। ओम! चांदी के सीन के ऊपर से प्रकाश की एक भयानक किरण निकली और यक्षिवेन की ओर बढ़ी। प्रकाश की यह भयानक किरण अकथनीय उतार चढ़ाव में बह गई, कानून के साथ चमकती हुई उसमें उलझ गई। यह विनाश का नियम था। यह एक पल में बह गया और गति तेज और जरूरी थी। आम लोग बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे और वे सीधे टुकड़ों में बिखर जाते थे। हालांकि येज़िवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसने अपने पैर पटक दिए और उसकी आकृति सीधे आकाश में जा गिरी। महत्वपूर्ण क्षण में वह इस घातक आघात से बच गया। यक्षिवेन की गति बहुत तेज थी। भले ही दानव के पंख नहीं खुले थे, उसकी गति पहले से ही बहुत तेज थी। चांदी के सींग वाला विशालकाय राक्षसी जानवर मौके पर ही दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यक्षिवेन उस वार को चकमा देगी जिसे उसने सोचा था कि यह एक निश्चित मार है। बूम! प्रकाश की किरण ने सीधे जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया। जमीन हिल गई और रेत और पत्थर उड़ गए। इस भयानक शक्ति से कई दर्शक हैरान रह गए। वह बहुत तेज है। राक्षसी समुद्री पशु कुलों के बीच छोटी बहन की आंखें अचानक चमक उठीं। अत्याचारी भौतिक शरीर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। कई कुलों में अत्याचारी भौतिक शरीर थे, लेकिन एक ही समय में चरम गति होना मुश्किल था। यक्षिवेन ने चिंगारी को चकमक पत्थर से उड़ने में लगने वाले समय में ही चमक दिया था। हालांकि दृश्य पर कई शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए इसे देखने के लिए पर्याप्त था। इस गति के साथ वह कम से कम इस लड़ाई में अजेय स्थिति में है। राक्षसी समुद्र जानवर बड़े भाई ने कहा। भले ही कुछ लोग शुरू में यक्षिवेन के बारे में आशावादी नहीं थे, वे अब यक्षिवेन के बारे में आशावादी थे। एक अत्याचारी भौतिक शरीर और अत्यंत तेज गति के साथ वह कम से कम एक अजेय स्थिति में था। उधर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आंखें लगातार टिमटिमाती रहीं, लेकिन उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसे यक्षिवेन की गति का सबसे अधिक अनुभव था। यदि यक्षिवेन की अत्यधिक गति नहीं होती तो यक्षिवेन उससे कैसे बच सकती थी। यह इस भयानक गति के कारण था कि वह यक्षिवेन को नहीं पकड़ सका। इसलिए एक बार जब उसने इस बार एक चाल चलने का फैसला किया तो यह एक जोरदार प्रहार होना चाहिए। वो यक्षिवेन को बचने का मौका नहीं दे सका। सिकोंगहाओ भी असामान्य रूप से शांत थे। उसने यक्षिवेन की गति देखी थी। बेशक यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की उदास भावना से बिल्कुल अलग था। वह अच्छे मूड में था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को झटका देते हुए देखना दुर्लभ था। इस समय येज़िवेन का पलटवार पहले ही आ चुका था। उसके हाथ में धधकती कृपाण आभा तुरंत नीचे गिर गई। अनगिनत कृपाण आभा इस समय मध्य हवा में आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक नेटवर्क येज़िवेन के नियम और मार्शल आर्ट की समझ के साथ जुड़ा हुआ है। दानव आभा से भरे शून्य में एक शानदार रोशनी खिल रही है। कृपाण के एक कतरे के साथ कृपाण क्यूई दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी, यह वास्तव में इतनी धीमी नहीं थी। इसने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक बड़ा पंजा बढ़ाया। बूम! भयानक टक्कर से सीधे आसमान टूट गया और धरती फट गई। भयानक और खतरनाक आभा एक लहर की तरह हलकों में बहते हुए तुरंत बह गई। यह पहली बार था जब दो भयानक राक्षसों ने एक चाल चली। पहले के विपरीत यह ज्यादातर शारीरिक पेराई थी। अब यह उनके द्वारा समझे गए कानून और उनके अपने दाव के साथ था। वे वास्तव में सब बाहर चले गए। येज़िवेन विशाल आकाश में अकेली खड़ी थी और बोली, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खुद को चींटी कहने के लिए इतना ही है। धिक्कार है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर ने गुस्से में कहा। उन्हें इतना बड़ा नुकसान कब हुआ? वह हमेशा दूसरों को कुचलने वाला व्यक्ति रहा है। उसे कब से इस तरह धमकाया गया? एक तेज गर्जना के साथ अनगिनत लहरें तुरंत विशाल चांदी के सींग पर घनीभूत हो गईं और बह गईं। एक बार फिर प्रकाश की एक विशाल किरण बह निकली। येज़िवेन के हाथ में जलता हुआ लंबा कृपाण भयंकर रूप से जल गया। वह बिल्कुल नहीं डरा। उसने सीधे हमले का सामना किया, मध्य हवा में एक भव्य निशान खींचा और सीधे प्रकाश किरण पर गिरा। बूम! कुछ समय के लिए एक विशाल विस्फोट ने सीधे हवा की अंतहीन लहरों को उड़ा दिया। हवा की भयानक लहरों ने एक गेंद का आकार ले लिया और आकाश से नीचे गिर गई, जिससे कई मार्शल कलाकारों के पास इस सूक्ष्म हवा से खुद को घायल होने से बचाने के लिए और भी अधिक सुरक्षात्मक जेन्युआन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हर कोई अचानक चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार येज़िवेन ने चकमा देने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सीधे इसका सामना करना चुना। यह सबकी उम्मीदों से परे था। येज़िवेन के हाथ में जलता हुआ लंबा कृपाण जब लपटें लगातार जल रही थीं, लगातार तरह तरह की हवाएं उड़ा रही थीं। यह ऐसा था मानो यह अगले सेकंड में सीधे सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि येज़िवेन का वुड बर्निंग सेबर एक इकाई नहीं था, लेकिन येज़िवेन का ची रूपांतरण था। यह और भी नाजुक लग रहा था।
भयानक रोशनी की किरण येशिवेन के सामने 1 फुट से भी कम दूरी पर पड़ने वाली थी, लेकिन उसे येशिवेन की जलती हुई लंबी कृपाण ने मजबूती से रोक दिया था। जोरदार टक्कर हुई। ज्वलनशील लंबा ब्लेड और प्रकाश की किरण लगातार प्रकाश की चमकदार किरणों से छींटे मारती है। तो जिवेन ने किसी शॉर्टकट का उपयोग नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ताकत की होड़ में कोई शॉर्टकट नहीं था। शुआ, यह एक मूक चित्र की तरह था। येशिवेन के हाथ में जलता हुआ लंबा कृपाण आखिरकार एक पल में प्रकाश पुंजों के इस समूह को विभाजित कर देता है। उसके चांदी के सींग का प्रकाश पुंज हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता था। इन सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में यह केवल एक क्षण था। इस समय चांदी के सींग वाला विशालकाय राक्षसी जानवर पहले ही उन पर झपट चुका था। पहाड़ जैसी आकृति उन पर झपटते हुए भयानक लग रही थी। यह ऐसा था जैसे कोई छोटा पहाड़ उन पर गिरने वाला हो। इसके विशाल अग्रपंजे येशिवेन की ओर बढ़े, मध्य हवा में एक काली रोशनी को दूर भगाते हुए, पूरी हवा को उबालते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक बड़े पिंजरे में सिमट गया हो, ये सिर्फ को एक साथ ही लपेट रहा हो। अगर उसे कफन पहनाया जाता तो शायद उसी जगह उसका गला घोंटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। येशिवेन ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उसकी प्रतिक्रिया केवल इस चांदी के सींग वाले विशाल शैतानी जानवर से तेज होगी। वह कई बार सीधा गिरा, आकाश में कई कृपाण छायाओं में बदल गया। प्रत्येक कृपाण आभा दुनिया को काट सकती है और आकाश को जला सकती है। दोनों पक्ष मध्य हवा में आगे और पीछे लड़े, चाहे वह येशिवेन हो या चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर, दोनों ने भयानक युद्ध कौशल दिखाया। नीचे देख रहे विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ चकित रह गए। यह ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर के शिखर की ताकत थी। शायद यही वो ताकत थी जो वे अपने जीवन काल में हासिल नहीं कर सके। वे बहुत स्पष्ट थे कि भले ही वे पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश कर सकें, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसी ताकत हासिल करना असंभव था। यह सभी की क्षमता में अंतर था। कुछ लोग एक ही दायरे में हो सकते हैं, लेकिन ताकत का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। विशेष रूप से येशिवेन, यह और भी बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। उत्कृष्ट क्षेत्र 5वां स्तर वास्तव में एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के राक्षसी समुद्री जानवर को दबा सकता है। बहुत से लोगों के मन में भावना थी, यहाँ राक्षस कौन है? शायद येशिवेन, जो 8वें स्तर के पारलौकिक दायरे को दबा सकता था। चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर मानव त्वचा में एक राक्षस की तरह अधिक था। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि चूंकि दोनों पक्ष बिना आरक्षण के लड़ते थे, स्वाभाविक रूप से वे घायल हो जाते थे। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, ये चोटें धीरे धीरे बिगड़ती गईं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी येशिवेन को यह समस्या नहीं हुई। इसके विपरीत, जैसे जैसे वह लड़ता गया, वह और अधिक साहसी होता गया। ऐसा लगता था कि तथाकथित चोटों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी कृपाण तकनीक भी दबंग तरीके से पूरी तरह से उकेरी गई थी। वह सीधे पटक दिया, अगर किसी को यह नहीं मिला तो कोई मर जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे उसके द्वारा लाई गई भयानक शक्ति का सामना करना पड़ेगा। बूम बूम बूम। कहा जा सकता है कि इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को लगातार पीटा जा रहा है। येशिवेन की ओर से शून्य में मारा गया हर वार उसे पीछे धकेल सकता था। उसके पूरे शरीर पर पपड़ी में दरारें पड़ने लगीं। जब येशिवेन काटते तो दरारें दिखाई देतीं। रक्त पूरी तरह से दरारों में बह गया। उसकी विशाल लालटेन जैसी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या सामने वाला वाकई इंसान था? उनकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। अगर कोई आम शख्स होता तो मौके पर ही धमाका कर देता। हालांकि येशिवेन उसके साथ कई बार मारपीट करने में सक्षम थी, लेकिन उसने जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं की। क्या सच में उसकी ताकत इतनी नगण्य थी? नहीं, यह असंभव है। येशिवेन के फ्लेम सेबर की ताकत को देखते हुए, हालांकि उसका भौतिक शरीर भी बेहद सख्त था, यह निश्चित रूप से इस हद तक नहीं था कि वह उसके हमलों को नजरअंदाज कर सके। क्या तमाशा चल रहा है? लेकिन येशिवेन ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसके हमलों की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। समय बीतने के साथ साथ इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर की स्थिति में गिरावट जारी रही। हालांकि येशिवेन जैसे जैसे लड़ता गया और अधिक साहसी होता गया, वह लगभग नहीं रुका और हमला करना जारी रखा। बजना, तू जिवेन की ज्वाला कृपाण ने आखिरकार अवसर को जब्त कर लिया। इसने चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के सभी बचावों को तोड़ दिया और सीधे उसके शरीर में छुरा घोंपा, जिससे एक बड़ा घाव खुल गया। गर्जन, चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर दर्द से कराह उठा। यह पागल हो गया और येशिवेन की ओर बह गया। इसका विशाल शरीर अचानक पहाड़ की तरह लुढ़क गया। उसके विशाल पशु के पंजों ने विशाल आकाश को फाड़ डाला और उसे अलग कर दिया। हम्फ, येशिवेन ने ठंडी सांस ली। उसने लंबी कृपाण हटा दी और सीधे मुंह से वार किया। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। आसपास का स्थान जल्दी से एक ब्रह्मांडीय स्थान में बदल गया। अनगिनत सितारा शक्ति येशिवेन की मुट्ठी की ओर संघनित हो गई। उल्का विस्फोट। येशिवेन ने एक जोरदार मुक्का मारा।
भयानक मुट्ठी आभा ने विशाल आकाश को भेद दिया और सीधे चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के शरीर पर विस्फोट कर दिया। बूम! चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को अचानक विस्फोट से उड़ा दिया गया। इसका शरीर खुलने वाला था। भयानक स्टार पावर, ब्रह्मांड के बिग बैंग की तरह चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के शरीर में उबलने लगी, उसकी मांसपेशियों को फाड़ दिया और उसके शरीर को मौके पर ही फोड़ दिया। ये ज़िवेन ने उल्का विस्फोट का अनुमान पहले ही लगा लिया था। एक मूके के साथ, यहाँ तक एक पारलौकिक क्षेत्र 8वीं स्तर की चोटी का शातिर जानवर जैसे चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर सीधे घायल हो गया था। डर के मारे सब चुप रहे। निरोध क्या था? यह निवारण था। खासकर जो लोग अभी भी स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे, उन्हें सतर्क रहना होगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जहरीला यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर और अन्य भी इस समय गुप्त रूप से गणना करते हैं। अगर वे ये ज़िवेन की जगह होते तो क्या वे इस कदम का सामना कर पाते? तुरंत उनके भावों में भारी बदलाव आया। हालांकि एक तुरुप का इक्का सामने आ गया था, येशिवेन ने परवाह नहीं की। उल्का विस्फोट अपने आप में एक मजबूत आक्रामक कदम था। भले ही दूसरे पक्ष को इसके बारे में पता हो, लेकिन इससे बचाव करना बहुत उपयोगी नहीं था। यह तथाकथित बलपूर्वक तोड़ना था। जब तक दूसरे दल ने भी बलपूर्वक आक्रमण न किया तब तक ऐसा ही होगा। यह चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर सीधे विस्फोट से उड़ा दिया गया था। जब ये ज़िवेन इसे पकड़ने और सीधे मारने ही वाली थी, चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर ने अपना बड़ा पंजा लहराया, सीधे एक बड़ी जगह की दरार को फाड़ दिया। एक स्थानिक मार्शल उपकरण का हल्का उतार चढ़ाव था। सभी ने देखा कि स्थानिक दरार में विभिन्न जातियों के हजारों विशेषज्ञ थे जो इसे खाली देख रहे थे। मानव कबीले, समुद्री दानव कबीले, विशाल और विचित्र राक्षसी समुद्री जानवर इत्यादि थे। उनमें से हजारों थे। वे सभी उत्कृष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इनमें मनुष्य जाति के विशेषज्ञ सबसे अधिक थे। 300 से 400 लोग थे, उनमें से 1/3 से अधिक का हिसाब था। इन समूहों के विशेषज्ञों की आंखें नम थीं, मानो वे स्तब्ध हों। घटनास्थल पर किस तरह के विशेषज्ञ मौजूद थे? एक नज़र से वे तुरंत समझ गए कि इन विशेषज्ञों ने सभी की आत्माएं मिटा दी हैं, केवल उनके शरीर जीवित हैं। वे बस चलती फिरती लाशों का समूह थे। धत्तेरी की गधे! इस दृश्य को देखकर विभिन्न जातियों के विद्वानों ने श्राप दिया। हालांकि वे आमतौर पर अलग अलग ताकतों से संबंधित थे और उनके बीच बहुत संघर्ष थे, फिर भी जब उन्होंने इस दृश्य को अपने लिए देखा तो उन्हें दुख हुआ। जब हर कोई अभी भी सोच रहा था कि चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को सीधे अपना मुंह खोलते देखा और हवा के एक झोंके ने तुरंत दरार को ढक लिया। अंदर मानव कबीले विशेषज्ञों के शरीर मांस और रक्तसार के द्रव्यमान में बदल गए, जो सीधे वायु प्रवाह के साथ विशाल राक्षसी जानवर के मुंह में समा गए थे। सभी लोग तुरंत समझ गए कि इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर ने वास्तव में इन लोगों की दिव्य भावना को मिटा दिया है और उनके शरीर को भोजन के रूप में रखा है। विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों ने राक्षसी समुद्री जानवरों के शिविर को देखा। इस तरह का काम उन्होंने शायद कई बार किया होगा। और इतने कुल नहीं जाएंगे। विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों को अपनी ओर देखते देखकर इन राक्षसी समुद्री जानवरों के चेहरे नहीं बदले, लेकिन वे अचानक उनके दिल में शाप दे गए। यह सब चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर की गलती थी। यदि इस कारण उन्हें घेर लिया गया तो वे वास्तव में इसके लिए मर जाएंगे। हालांकि वे यह भी जानते थे कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। विभिन्न कुलों में कई प्रमुख सेनाएं थीं। ज्यादा से ज्यादा वे खरगोश की मौत का शोक मनाते। कितने लोग इन हमवतन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होंगे? मूल रूप से विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ जोर से गाली देने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर मानव विशेषज्ञों के रक्तसार को अवशोषित कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत कोसना बंद कर दिया और मानव विशेषज्ञों को एक चंचल नज़र से देखा। अभिव्यक्ति यह देखते हुए कि सभी की आंखें यहाँ केंद्रित थीं, कई मानव कबीले विशेषज्ञ थोड़े बदसूरत दिखने से खुद को रोक नहीं पाए। मनुष्य कुल को मजाक की तरह देख रहे हैं। इस समय वे कैसे नहीं देख सकते थे कि यह चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर स्पष्ट रूप से मानव कुल के चेहरे पर तमाचा मारना चाहता था और उन्हें सबक सिखाना चाहता था। जी। चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर ने मांस और रक्त के सार को अवशोषित करते हुए एक अजीब सी हंसी निकाली। इसने येशिवेन को उत्तेजक नज़र से देखा। उसके शरीर पर लगी चोटें जो फटने वाली थीं, उनमें भी धीरे धीरे सुधार हुआ। मांस और रक्तसार सब इसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। क्या तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो? येशिवेन का चेहरा पानी की तरह शांत था। कोई नहीं बता सकता था कि वह खुश था या नाराज। उसने बस बेहोशी से पूछा, तो क्या हुआ अगर मैं हूं? मैंने अभी अभी तुम्हारे कुल के लोगों को खाया है। तो क्या हुआ? चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर दिल खोलकर हंसा और बोला। जब से उसने येशिवेन के साथ संघर्ष किया, उसे लगातार नुकसान हो रहा था। यह भावना बस असहनीय थी।
अब जब आखिरकार उसने येशिवेन से बदला लिया तो वह बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। आप पाएंगे कि यह आपके जीवन का आखिरी और बेवकूफ़ी भरा फैसला है। येशिवेन की ठंडी आंखें भयानक हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मूल रूप से वह इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को मारना नहीं चाहता था। येशिवेन ने उसे जाने नहीं दिया, इसका कारण सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना था। यदि गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के सदस्यों ने उसे जलाया तो यह उसके लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। उसके शरीर ने तुरंत एक कांस्य रंग दिखाया और फिर यह अनगिनत स्वर्ण देवताओं द्वारा ढका हुआ था। उसके शरीर का आभामंडल उसी क्षण निकल गया, जैसे उसके शरीर से कोई अनुपम प्रभु जागृत हो गया हो। हर कोई हैरान रह गया। वह अब भी मजबूत हो रहा है। क्या उसने अभी अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगा दी? इस उत्तर के बारे में सोचने पर अनगिनत लोग चौंक गए। येशिवेन ने कुछ समय पहले जो ताकत दिखाई थी वह पहले से ही काफी अद्भुत थी। हालांकि मौजूदा येशिवेन और भी भयानक लग रहा था। यहाँ तक जहरीले यंग मास्टर, फ्लेम यंग मास्टर और अन्य लोगों के शांत भाव अचानक गायब हो गए। कुछ समय पहले येशिवेन को उनके लिए एकमात्र खतरा कहा जा सकता था और अगर वे सावधान नहीं होते तो वे उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। हालांकि येशिवेन वास्तव में अब भयानक थी। वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़ा हो सकता था। इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को इस समय एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उसने एक बड़ी गलती की है। इसने येशिवेन के शरीर से एक शातिर जानवर को मुक्त कर दिया। उसने येशिवेन के शरीर से भयानक दमनकारी आभा को कभी महसूस नहीं किया था। स्वर्ण देवताओं के दमन के अलावा इसकी धारणा में एक रहस्यमय शातिर जानवर की जबरदस्ती भी मंडरा रही थी। यह खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में एक प्राणी की तरह था जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक प्राणी का सामना कर रहा था। एक शीर्ष शातिर जानवर की भावना। अगर ये येशिवेन की आभा के प्रभाव का सामना नहीं कर रही होती तो इसे आसानी से महसूस नहीं कर पाती। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में मनुष्य की खाल में एक शातिर जानवर था? इस समय उसके दिल में ऐसा भयानक विचार आया, लेकिन येशिवेन ने सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। वह मृत्यु के देवता की तरह सीधे बाहर निकल गया। उसके शरीर के रोम रोम से भयानक आभा निकल रही थी। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं और भयानक मुट्ठी का इरादा तुरंत विशाल आकाश में घुस गया। यह दुनिया को तोड़ने के लिए एक पंच की तरह था। इसने सीधे दुनिया में प्रवेश किया और चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर पर विस्फोट किया। भयानक मुट्ठी का इरादा तुरंत चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर की आभा ढाल में घुस गया और सीधे उसके शरीर पर विस्फोट हो गया। बूम! इसमें कोई संदेह नहीं था कि सुनहरे रंग के अत्याचारी रूप को पूरी तरह से सक्रिय करने के बाद येशिवेन की शारीरिक शक्ति अपनी सबसे मजबूत स्थिति तक फैल गई थी। यह पहले से भी अधिक अत्याचारी था। चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी जानवर का पहाड़ जैसा शरीर सीधे उड़ गया। उसका पूरा सीना हवा के बीच में पूरी तरह धंस गया था। उनके सुरक्षात्मक तराजू, जो मूल रूप से धातु और पत्थर की तुलना में कठिन थे, इस समय पूरी तरह से कागज की तरह थे। वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। और येशिवेन का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। लगभग तुरंत उसने पीछा किया। उसके हाथ में उग्र कृपाण आभा तुरंत घनीभूत हो गई और सीधे चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर पर गिर गई। गुस्से के प्रभाव में येशिवेन का हमला बेहद भयानक था। इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के सभी बचाव एक पल में टूट गए और यह मौके पर ही आधा कट गया। विशाल लाश गिरने से पहले येशिवेन के शरीर में येशिवेन का त्यानयुवान दर्पण एक खूनी रोशनी के साथ उसके शरीर में घुस गया। यह ऐसे ही मर गया। बहुत से लोग अभी भी अविश्वास में थे। कहने की आवश्यकता नहीं है, ये राक्षसी समुद्री जानवर शक्तिशाली थे। हालांकि बहुत से लोग इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर से असंतुष्ट थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी आसानी से मारा जाएगा। क्या उसकी असली ताकत वाकई इतनी शक्तिशाली है? मानव जाति के विशेषज्ञों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। जो भी हो, अंततः मानव कबीले के बीच एक अत्याचारी विशेषज्ञ था जो स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। जहां तक अन्य कुलों के पंडितों की बात है, वे जाड़े के सिकाडों के समान मौन रहते थे और अत्यंत भयानक दिखाई पड़ते थे। एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वीं स्तर की चोटी चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर मौके पर ही आधे हिस्से में बंट गया था। उसकी हड्डियां भी नहीं बची थीं। येशिवेन का शरीर सोने की दिव्यता से ढका हुआ था, जैसे कोई युद्ध देवता सोने में ढाला गया हो। उनकी ठंडी और निर्मम अभिव्यक्ति चौंकाने वाली थी। लेकिन जैसा कि हर कोई अभी भी सदमे में था, पूरे आकाश में दानव आभा अचानक बेतहाशा हिल गई, फिर विकृत हो गई और फट गई। एक स्फटिक भाले ने आकाश को भेदा, ब्रह्मांड को भेदा और सीधे येशिवेन की ओर बढ़ गया जो अपने चरम पर था। भाई, मुझे अपना जीवन दे दो! बहुत दूर से जोर की चीख सुनाई दी। येशिवेन को यह जानने के लिए अपना सिर घुमाने की जरूरत नहीं थी कि यह युवराज मगरमच्छ था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का हमला बहुत अचानक, तेज और जरूरी था। अधिकांश लोगों के पास विरोध करने का समय नहीं था।
मैदान में योद्धाओं को इसका एहसास तब हुआ जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का क्रिस्टल भाला यक्षिवेन के सामने चुभने वाला था। अचानक उनके मन में एक विचार आया, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को यक्षिवेन से क्या नफरत है? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को इस समय क्यों कदम उठाना पड़ा? यह बस यक्षिवेन को मौत के घाट उतारना था। अगर यह बस एक पल पहले होता तो हर कोई इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ऐसा ही हो अगर यक्षिवेन की मृत्यु हो जाती है। वैसे भी वहां अधिक उत्कृष्ट क्षेत्र 5वें स्तर के योद्धा दिखाई देंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि येज़िवेन ने अभी पर्याप्त अत्याचारी ताकत दिखाए। यहां तक पारलौकिक क्षेत्र 8वीं स्तर की चोटी चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर आधे में विभाजित हो गया था। वह कोई छोटा तलना नहीं था। केवल सी कोनगहाओ ही येज़िवेन और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच की दुश्मनी के बारे में जानता था। भीड़ में भगदड़ मच गई। इससे पहले येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथ से उनकी नाक के नीचे राक्षसी कृपाण छीन ली थी। न केवल क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के अचानक हमले के कारण, बल्कि इसलिए भी कि येज़िवेन ने आसानी से चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर का सिर काट दिया था। हर कोई हंगामा कर रहा था। गति इतनी तेज थी कि हस्तक्षेप करने के इच्छुक राक्षसी समुद्री जानवरों के पास भी हस्तक्षेप करने का समय नहीं था। वे केवल चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को आधे में सिर काटते हुए देख सकते थे। यह कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं है। वह एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर का शिखर राक्षसी समुद्री जानवर है। 2 या 3 सामान्य मनुष्य उसके विरोधी नहीं हो सकते। हर कोई हैरान रह गया। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का हमला अचानक हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था कि यक्षिवेन प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। वास्तव में येज़िवेन ने लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को डराने के लिए चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को पकड़ने पर जोर दिया। वे बिल्कुल कैसे तैयार नहीं हो सकते थे। युवराज मगरमच्छ था उसका दुश्मन। लगभग तुरंत ही उसने महसूस किया कि पीछे से बुरी हवा का झोंका उस पर झपट रहा है। स्फटिक भाले की नोक एक भयानक भाले की चमक को बाहर निकाल रही थी जो पानी के अनगिनत नियमों से जुड़ी हुई थी। ड्रैगन भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित 9 स्वर्गों पर हमला करता है। तू ज़िवेन तुरंत घूमा, अपने हाथ फैलाए और एक रक्त लाल क्रिस्टल की दीवार खड़ी कर दी जो उसके सामने अवरुद्ध हो गई। लगभग उसी समय जब उसने रक्त लाल क्रिस्टल की दीवार रखी थी, क्रिस्टल भाले ने पहले ही बमबारी कर दी थी। डांग, धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। भाले ने सीधे खून के रंग की क्रिस्टल की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। भयानक ऊर्जा हवा के माध्यम से भेदी एक चट्टान की तरह थी। एक प्रचंड लहर किनारे से टकरा रही थी और हजारों लहरें विशाल समुद्र की तरह लुढ़क रही थीं। हालांकि इसने यक्षिवेन के लिए भी पर्याप्त समय खरीदा। उन्होंने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के घातक प्रहार को चकमा दिया और दूर तक पीछे हट गए। यक्षिवेन ने बिना कुछ कहे युवराज मगरमच्छ की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मुझे पता था कि तुम चुपके से हमला करने वाले हो। तुम्हारे पास बस इतना ही है। हम लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले, आशा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समय ई जिंग ने आगे बढ़कर कहा। हालांकि उन्होंने इसे सभी से कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि यह कई मानव कबीले विशेषज्ञों के लिए था। इसका मतलब था कि यह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और येज़िवेन के बीच एक व्यक्तिगत शिकायत थी। वे मानव जाति के विशेषज्ञों के साथ हिंसक संघर्ष नहीं करना चाहते थे। उनके कहने का मतलब यह था कि वे अपनी जगह जाने और उनके बीच की कड़वाहट में दखल देने की कोशिश न करें। मानव जाति के विशेषज्ञ सभी संभ्रांत थे। वे स्पष्ट खतरे और समय को कैसे नहीं सुन सकते थे। वे इस समय और भी निराश थे। विशेष रूप से सीकोनगहाओ कोई कदम उठाने के लिए उत्सुक था। संक्षेप में, वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह तब पता चला जब उन्होंने कई बार क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के साथ हस्तक्षेप किया। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला अभी भी अन्य मानव जाति विशेषज्ञों के लिए एक महान निवारक था। जब तक 2 गुटों के बीच युद्ध छिड़ नहीं गया, तब तक मानव जाति, जो अंतहीन समुद्री क्षेत्र में कमजोर स्थिति में थी, कुछ नुकसान होने पर भी सहन कर सकती थी। इस पहलू में मानव जाति अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी। इस समय दृश्य पर विभिन्न कुलों के कई विशेषज्ञों के विचार बढ़ रहे थे। येज़िवेन ने चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को आसानी से मार डाला था। उन्होंने असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया था, यहाँ तक कि जहरीला यंग मास्टर, फ्लेम यंग मास्टर और अन्य लोगों के पास उस पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे शब्दों में, येज़िवेन कम से कम अपने स्तर का विशेषज्ञ था। यह शीर्ष 100 सूची के शीर्ष 10 विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई हो सकती है। जब तक यह शीर्ष 100 सूची के लिए एक प्रतियोगिता नहीं थी, उन्होंने लंबे समय तक इस स्तर की लड़ाई नहीं देखी थी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? किसी ने अकेले में पूछा। मुझे लगता है कि यह अभी भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल है। हालांकि इस व्यक्ति ने सिर्फ एक चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को मार डाला। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कई वर्षों से प्रसिद्ध है। उसकी ताकत अथाह है। कुछ ही लोग हैं जो उसका मुकाबला कर सकते हैं। कहना मुश्किल है।
हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कई वर्षों से प्रसिद्ध है, क्या आपने इसे देखा? युवा पीढ़ी के कई अन्य शीर्ष विशेषज्ञ भी इस दृश्य को देखकर बहुत गदगद हुए। यह दर्शाता है कि एक शिवेन निश्चित रूप से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। किसी ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। क्राउन प्रिंस जीतेगा। यह व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आया है। वह क्राउन प्रिंस का विरोधी कैसे हो सकता है? एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने सख्ती से कहा, लेकिन उसकी मुट्ठी कसकर बंधी हुई थी, जिससे पता चलता है कि वह अब कितना घबराया हुआ था। हालांकि वह एक शिवेन के प्रति तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, वास्तव में हर कोई देख सकता था कि एक शिवेन मजबूत थी या नहीं। यदि ये शिवेन ने चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को पहले नहीं मारा होता तो वे अभी भी उतना ही आश्वस्त हो सकते थे। आखिरकार युवराज की ताकत को सभी जानते थे। तू शिवेन का तेज हमला अभी हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा, उन्हें इसे अपने दिल में स्वीकार करना पड़ा। इसने उनके जीतने के आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल दिया। बकवास बंद करो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे पास आओ, ये शिवेन ने धीरे से कहा। उसके हाथ में उग्र कृपाण तुरंत जल गया। उसने चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को मार डाला था। उनका मनोबल चरम पर था। आप साहसी हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप बहुत बोल्ड हैं। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने ठंडी आंखों से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन फिर से उसके सामने आने की हिम्मत करेगी। जब ये शिवेन फिर से प्रकट हुए तो उनमें इतनी ताकत थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भी हैरान रह गए। यह कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। यदि अतीत में उसके शत्रुओं ने उसे नाराज किया होता तो वे बहुत पहले भाग गए होते। हालांकि ये शिवेन एक विशेष मामला था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने ये शिवेन और वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के बीच की उलझनों की गिनती खो दी थी। मूल रूप से हर टक्कर में लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को हमेशा एक बड़ा नुकसान हुआ। कोई भी गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को इस तरह के नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये शिवेन के पास कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन गायब होने वाले छाया वाले जहरीले मगरमच्छ के कबीले को नुकसान होता रहा। इस तरह का व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी होता था, क्योंकि उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। वे इधर उधर भटकते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ पकड़ना है। वे फिर से बाहर आने से पहले 100 या 200 साल तक छिप सकते हैं। इसकी तुलना में उन बड़ी शक्तियों के शिष्यों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बड़ी शक्ति की स्थापना के बाद उनकी चिंताएं अधिक होंगी। उनके लिए इन लोगों की तरह बेशर्म होना असंभव था जिनका कोई आधार नहीं था। लेकिन जब से एक शिवेन फिर से उसके सामने आई तो जाने के बारे में मत सोचो। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ठंडेपन से चिल्लाया। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली जिससे अनंत लहरें उठीं। वह एक अंतहीन समुद्र, शक्तिशाली और अजेय लग रहा था। मारना। उसके हाथ में लंबा भाला तुरंत एक अजगर की तरह कांपने लगा। एक अद्भुत भाले की रोशनी में बदल गया जो एक शिवेन की ओर फटा। भाला प्रकाश असीम जानलेवा इरादों में विकसित हुआ। जानलेवा आभा भारी थी। सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी, जैसे कि जिस हवा में उन्होंने सांस ली उसमें एक भयानक जानलेवा आभा थी। जोर से सांस लेने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस समय एक शिवेन चले गए। उसके शरीर पर सुनहरा दिव्य प्रकाश उबल रहा था जो चारों ओर फैल रहा था। उसके सुनहरे बाल युद्ध के प्राचीन स्वर्ण देवता की तरह हवा में लहरा रहे थे। उनकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। वह युवराज मगरमच्छ से कमतर नहीं था। उसकी हर चाल एक ऐसी भयानक शक्ति थी जो हर चीज को वश में कर सकती थी और सभी दिशाओं में नीचे की ओर देख सकती थी। वह और मजबूत हो गया। भयानक शक्ति सूखे खरपतवार को कुचलने और सड़ी हुई लकड़ी को कुचलने की तरह बह गई। लंबी लौ कृपाण तुरंत उसके हाथ में जल गई। उसने भयानक लंबी ज्वाला नदी को बहाते हुए सीधे अपना हाथ झाड़ लिया। यह लंबी लौ वाली नदी विशाल आकाश को पार करती हुई क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की ओर बढ़ी। दोनों पक्षों के बीच हुई इस भयानक लड़ाई ने सभी की आंखों को छलनी कर दिया। फायर रेड लाइट और एक्वा ब्लू लाइट की मौके पर ही जोरदार टक्कर हो गई। एक जल की शक्ति थी जबकि दूसरी अग्नि की शक्ति थी। जैसा कि कहा जाता है, पानी और आग निर्दयी थे। यह वास्तविक भयानक लड़ाई थी। बूम! दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई ने सीधे शून्य में एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे अनगिनत हवा एक पल में पूरी तरह से ढह गई। यहां तक अंतरिक्ष को भी गुप्त रूप से विकृत कर दिया गया था। ये शिवेन सोने की ढली युद्ध के देवता की तरह थी जो ब्रह्मांड में खड़ी थी। हमले के सामने वह अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना निश्चल रहा। पहला हमला विफल होने के बाद वे दोनों बिल्कुल नहीं रुके। वे फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। डांग डांग डांग। लड़ाई की भनभनाहट की आवाज सब कुछ उड़ा सकती थी। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई स्टील की दो मशीनों की टक्कर जैसी थी। हर जगह चिंगारी फूट पड़ी। थोड़े ही समय में दोनों पक्षों ने 1000 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था। अखाड़े के बाहर कई योद्धा दोनों पक्षों की हरकतों को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। वे केवल दोनों पक्षों के बाद के चित्र देख सकते थे।
वे केवल बार बार टकराने से छिटकती चिंगारियों को ही देख सकते थे। यह भयानक है। क्या यह इस साल की शीर्ष 100 सूची में शीर्ष 10 के बीच की लड़ाई है? एक मानव कबीला योद्धा युद्ध के वायु प्रवाह से बचने के लिए पीछे हटता रहा, जो सीधे ऊपर बह गया। सभी ने अपने पूरे शरीर में गोज़बम्प्स महसूस किया। विशेष रूप से जहरीला युवा मास्टर और ज्वलंत युवा मास्टर, उनकी आंखें झिलमिला उठीं। नई शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। ये दोनों निस्संदेह उनके प्रबल विरोधी होंगे। इस समय वे दोनों पक्षों के एक साथ मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। भले ही वे न कर सकें, कम से कम वे दोनों पक्षों की ताकत को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उन्हें जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, वह था एक अज्ञात तुरुप का इक्का। अगर वे ट्रम्प कार्ड को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो खतरा बहुत कम हो जाएगा। इस समय दोनों पक्ष गुस्से में लग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। ये जीवेन, क्या तुम अपनी कृपाण नहीं बनाने जा रही हो? क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ठंडेपन से चिल्लाया। ऐसा नहीं था कि वह दयालु थे, बल्कि उनका अपना अहंकार था। ये शिवेन को उसकी सबसे मजबूत स्थिति में हराकर ही वह संतुष्ट महसूस कर सकता था। उसे अपनी सबसे मजबूत स्थिति में ये शिवेन को हराने का भी भरोसा था। युवा पीढ़ी में वह सबसे मजबूत थे और वे सबसे मजबूत ही हो सकते थे। अभी तक नहीं, ये जीवेन ने कहा। यह वही उत्तर प्रतीत हो रहा था जो पहले चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के रूप में था। चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर का सामना करते हुए उसे अपनी कृपाण खींचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को अपनी तलवार खींचने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर देखते हैं कि आप कितने समय तक रुक सकते हैं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उपहास किया। उसके हाथ में लंबे भाले ने और भी हिंसक भाले की रोशनी फोड़ दी। उसने आक्रमण बढ़ा दिया, जिससे येकशिवेन को अपनी कृपाण खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों पक्ष साधारण पात्र नहीं थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में एक दुर्लभ प्रतिभा था। मार्शल आर्ट की उनकी समझ स्वाभाविक रूप से पूर्णता के बिंदु तक पहुंच गई थी। ये जीवेन के पास रहस्यमयी जगह थी, जो लगातार मार्शल आर्ट को विघटित कर सकती थी और उनकी समझ को गहरा कर सकती थी। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से भी बेहतर था। दोनों पक्षों की मार्शल आर्ट की समझ को उस्ताद माना जा सकता है। यह सामान्य दिनों में स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन यह दोनों पक्षों के बीच एक वास्तविक लड़ाई में पूरी तरह से परिलक्षित होता है। जब भी दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की, नामात्र के कानूनों के निशान देखे जा सकते थे। नामात्र के कानून उनके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए चक्र के बाद चक्र, और मूल रूप से संघनित नामात्र कानून ने भी इस समय एक भयानक टकराव उत्पन्न किया। इस संबंध में ये जीवेन एक स्पष्ट नुकसान में पड़ गई। वह केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल पर था। ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर में एक अजेय विशेषज्ञ क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सामना करते हुए एक महत्वपूर्ण अंतर था। ये जीवेन की मार्शल आर्ट की समझ के अनुसार पूरी साधना यात्रा दुनिया को समझने और दुनिया को फिर से बनाने की एक प्रक्रिया थी। प्रारंभिक अवस्था में यह सहज से सत्य तक था। सत्य तक पहुंचने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे कानूनों के संपर्क में आने लगा। फिर लीजेंड में कानूनों को पहचानना शुरू किया। ऋषि दायरे ने कानूनों को संघनित करना शुरू किया। ग्रेट सेज तक पहुंचने के बाद उन्होंने ग्रेट सेज कानूनों को संघनित किया। वास्तव में यह भी आपस में जुड़ा हुआ था। चाहे वह तथाकथित डोमेन हो या तथाकथित पवित्र साम्राज्य, उन्हें सार रूप में एक दुनिया के रूप में माना जा सकता है। इस दुनिया के मूल घटक क्या थे? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी नहीं। ये जीवेन के विचार में यह कानून था। यह विभिन्न कानून थे जिन्होंने वर्तमान दुनिया का गठन किया। इन कानूनों के आधार पर विभिन्न तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और 5 तत्वों का जन्म हुआ। ये कानून पिछले जन्म में गेम कोड की तरह थे। यदि खेल के नियम निर्धारित करते हैं कि लोग अब चट्टान से आगे नहीं चल सकते हैं, तो खेल चरित्र उस पर नहीं चल पाएगा। ये कानून वास्तव में ये नियम थे। कानून प्रकटीकरण के दायरे से पहले व्यक्ति इन कानूनों का उपयोग करना सीखेगा। हालांकि इस समय इसका उपयोग केवल युद्ध के लिए किया जा सकता था। कानून अभिव्यक्ति के दायरे में पहुंचने के बाद इन कार्यक्रमों का उपयोग दुनिया के बुनियादी आदेश और नियमों को लिखने के लिए किया जाएगा। इसलिए ये कानून योद्धाओं की नींव थे। यदि नियमों की समझ पूर्ण नहीं होती, तो वे व्यवस्था प्रकटीकरण के क्षेत्र में अपने स्वयं के क्षेत्र को समझने में सक्षम नहीं होते। पारलौकिक क्षेत्र की तुलना में वे केवल मजबूत होंगे। मात्रात्मक परिवर्तन हुआ, लेकिन इससे गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। यदि उसे कुछ असामान्य पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा, तो उसके सामने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल सहित अपने दायरे से बाहर मारने की क्षमता होगी। यदि वह उस स्तर तक साधना करता है, तो वह निश्चित रूप से विधि प्रकटीकरण विशेषज्ञों को मारने में सक्षम होगा जो इस क्षेत्र को नहीं समझते हैं। येमो के मार्गदर्शन में ये जीवेन इन कानूनों के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट थी।
उनके विधान का संघनन भी समान स्तर के साधारण योद्धाओं से 10 गुना, यहाँ तक कि दर्जनों गुना या यहाँ तक कि सैकड़ों गुना अधिक था। औसत पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के योद्धा का सामना करने पर उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल स्वाभाविक रूप से एक साधारण ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर का योद्धा नहीं था। इस संबंध में येक्शिवेन पूरी तरह से नुकसान में थी। हालांकि येज़िवेन का भौतिक शरीर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तुलना में अधिक मजबूत था। उनके पास फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक भी थी, जो एक उपचार तकनीक है। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के वार का सामना कर सकता था, लेकिन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येज़िवेन के साथ एक के बदले एक की अदला बदली करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर के लिए पूरा दृश्य अभी भी गतिरोध में था। किसी भी पक्ष ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे लोग थे जो एक चाल चलने को तैयार थे। चाहे वह जहरीला युवा मास्टर हो, फ्लेमिंग यंग मास्टर हो, राक्षसी समुद्री जानवर हो, या समुद्री दानव कबीले के भाई बहन हो, वे उनके लिए घातक खतरा पैदा कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जब लड़ाई का गतिरोध जारी रह सकता था, तभी आसमान से एक विशाल किरण उतरी। यह विशाल आकाश के माध्यम से अपरिवर्तनीय बल के साथ टूट गया, सीधे उस स्थान की ओर धंस गया जहां दोनों लड़ रहे थे। 1000 कट्टियों की गति के साथ स्ट्रीमर का सामना करते हुए दोनों ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत उछल पड़े। बूम! भयानक तेज आवाज के साथ यह स्ट्रीमर सीधे जमीन पर गिरा। धरती हिल गई, रेत और पत्थर उड़ गए, धुआं और धूल फैल गई। सभी ने देखा, लेकिन यह एक युद्ध रथ था जो मजबूती से जमीन पर गिर गया। यह कांसे का बना साधारण युद्ध रथ था। कोई नहीं जानता कि इसका कितने साल का इतिहास है। पूरे शरीर को देखने मात्र से ही इतिहास के उलटफेर का आभास हो गया था। यह 10,000 साल पहले या अनगिनत साल पहले का युद्ध रथ हो सकता है। सब सतर्क हो गए। युद्ध रथ कोई साधारण कर्मकांड की कलाकृतियां नहीं थीं। प्राचीन काल में विभिन्न जातियों के बीच युद्ध होते थे। अनुष्ठान कलाकृतियों में युद्ध रथ मुख्य धारा थे। वे फसल की मलाई थे, खासकर जब सैकड़ों या लाखों युद्ध रथों ने आकाश में स्टील की धार बनाई। उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उस समय कुलों के बीच जीवन मरण का संघर्ष प्रमुख विषय था, इसलिए उस समय युद्ध रथों की शोभा हुआ करती थी। बाद में चूंकि विभिन्न गुटों के क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर थे, युद्ध रथ मार्शल आर्ट उपकरणों का एक समूह इतिहास की लंबी नदी से धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ अत्यंत प्राचीन ताकतों के अलावा युद्ध रथ को चलाने के लिए बहुत कम तरीके थे। बलिदान पद्धति की तो बात ही छोड़िए। वर्तमान युद्ध रथों को ज्यादातर प्राचीन काल से ही छोड़ दिया गया था। अचानक एक आकृति थोड़े अस्त व्यस्त तरीके से बड़े गड्ढे से बाहर निकली। यह चमकीले पीले वस्त्र में एक युवक था। उसके पास तलवार जैसी भौहें और तारों वाली आंखें थीं। वह अपनी भौहों के बीच बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इस समय वह कुछ अस्त व्यस्त अवस्था में लग रहा था। यह देखकर कि हर कोई उसे कुछ शंकाओं से देख रहा था, वह तुरंत उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, कार दुर्घटना, कार दुर्घटना। मुझे अभी यह बात मिली है, इसलिए मैं इसे नियंत्रित करने में कुशल नहीं हूं। अचानक हर कोई थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था और उनके चेहरे काली रेखाओं से भरे हुए थे। हा, यह व्यक्ति कौन है? वह बहुत मूर्ख है। हाँ, यह पहली बार है जब मैंने ऐसी स्थिति देखी है जहां एक मार्शल आर्ट उपकरण नियंत्रण से बाहर हो गया है। एकाएक विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ जो स्थिति से अनभिज्ञ थे, ऐसे हंसे जैसे दूसरों को हंसाने से वे स्वयं को ऊंचा उठा सकें। पीले लबादे वाले युवक ने उन लोगों के व्यंग्य का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। वह बस मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि यहाँ एक दुर्लभ खजाना होगा, इसलिए मैं आया। ऐसा लगता है कि मुझे अभी देर नहीं हुई है। भाइयों, आप बहुत जल्दी आ गए। उसकी आंखें जहरीले यंग मास्टर यान और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को देख रही थीं। भाई पे, आप वास्तव में सुंदर हैं। इस समय सिकोंगहाओ ने बोलने का बीड़ा उठाया। इस वाक्य का यही अर्थ था। यह अवश्यंभावी था कि यह थोड़ा चिढ़ा था। पीले लबादे में युवक थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। पेई जिंगचेन, तुम सच में आ गए। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के शब्दों ने रहस्य खोल दिया और हर कोई अचानक हंगामे में चला गया। उनके सामने वाला व्यक्ति महान गुई युआन संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली पेई जिंगचेन निकला। ये लोग विभिन्न कुलों के कुलीन थे जो पूरे साल कैस दानव सागर में रहे थे। वे पेई जिंगचेन का नाम कैसे नहीं जान सकते थे। हालांकि इस नाम को जानना और वास्तव में उसे देखना दो अलग अलग बातें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध पेई जिंगचेन इस तरह दिखाई देंगे। वह पेई जिंगचेन के बारे में उनकी मूल अटकलों को पूरी तरह से उलटे हुए असामान्य रूप से अव्यवस्थित दिख रहा था। क्या यह युवा व्यक्ति जो वास्तव में अस्त व्यस्त दिख रहा है पेई जिंगचेन है? वास्तव में अगर यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के शब्दों के लिए नहीं होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों को देखते हुए वे पेई जिंगचेन को जानते थे। उनके आने से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। केवल एक चीज जिसने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह उनके आने का तरीका था।
आह, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। वे बूढ़े लोग पहले ही आ चुके हैं। वे सभी मुहर के अंतरतम भाग में एकत्रित हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे कुछ असाधारण योजना बना रहे हैं। मैं आपकी तरह इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मस्ती में पेई जिंगचेन ने आह भरी, फिर दोनों हाथों से कांस्य रथ को पकड़ा, रथ को थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी से बाहर निकाला। यह बहुत जोरदार लग रहा था। युवा पीढ़ी के कई विशेषज्ञों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। इस दौरान कई कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ सील किए गए स्थल पर आए। यहां तक कि कई बूढ़े लोग भी एक के बाद एक सामने आए, जिनके बारे में सोचा गया था कि वे मर गए हैं। जाहिर है, उनके पास इस मोहरबंद जगह की चीजों के प्रलोभन का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। ये युवा विशेषज्ञ आमतौर पर सर्वशक्तिशाली अस्तित्व थे जो एक क्षेत्र में निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकते थे। उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। हालांकि उन्होंने केवल थोड़े समय के लिए ही खेती की थी। उन वृद्धों की तुलना में जो हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे, वे अभी भी बहुत छोटे थे। इसलिए उन्हें उनके सामने बोलने का अधिकार नहीं था। यहां तक अगर इसमें कोई भी खजाना सील किया गया था, तो यह उन आधे चरणीय कानून घोषणा क्षेत्र या यहां तक कानून घोषणा क्षेत्र में उन पुराने लोगों का होगा। उनकी बारी नहीं होगी। इसलिए इन युवा विशेषज्ञों को इस बार इन बूढ़े लोगों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा से बचने की मौन समझ थी। वैसे भी मेरी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि इस सीलबंद साइट में क्या सील है। पेई जिंगचेन ने आखिरकार कांस्य रथ को गड्ढे से बाहर निकाला। फिर उसने भीड़ को देखा और कहा, मैंने अभी अभी किसी को लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैंने थोड़ी तेज गाड़ी चलाई। तुम क्यों नहीं लड़ते? मैं अभी भी एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहा हूं। दूसरी ओर ये जिवेन और बगल में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अवाक थे। यह पेई जिंगचेन बहुत अविश्वसनीय था। भले ही वे लड़ सकते थे, पेई जिंगचेन की गड़बड़ी के बाद लड़ना असंभव था। ये जीवेन ने चुपके से पेई जिंगचेन का नाप लिया। पेई जिंगचेन को मानव जाति के युवा विशेषज्ञों में से एक माना जा सकता है। वास्तव में वह गुई युआन संप्रदाय में किसी से पीछे नहीं था, जो मानव जाति की 3 प्रमुख ताकतों में से एक था। वह सबसे ऊपर खड़ा था। हालांकि उसके चेहरे पर एक हानिरहित भाव था, लेकिन ये जिवेन को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में वैसा ही था जैसा वह सतह पर दिखा रहा था। अज्ञात ग्रेड का वह कांस्य युद्ध रथ कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक साधारण व्यक्ति निकाल सकता था। यह पेई जिंगचेन किसी भी तरह से साधारण नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने थोड़ी शर्मिंदगी से सूंघा। इस समय पेई जिंगचेन ने हस्तक्षेप किया। वे इस तरह कैसे लड़ते रह सकते हैं? हर कोई उनका फायदा उठाने से डरता था और मौजूद सभी लोगों में ऐसा करने की ताकत जरूर थी। तुम अब और क्यों नहीं लड़ते? यह उबाऊ है। इस समय पेई जिंगचेन पछता रहे थे। फिर उसने ये जिवेन को देखा और कहा, आप अद्वितीय तलवार के समान हैं। आप हमारे फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र से नहीं हैं, है ना? देखते ही देखते सबका दिल दहल उठा। बहुत से लोगों ने ये जिवेन की उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाया था। हालांकि वे केवल अनुमान लगा सकते थे, उनका कोई सुराग नहीं था। यहां तक कई लोगों ने ये शिवेन की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अपने स्वयं के बलों को जुटाया था। हालांकि वे अभी भी ये जिवेन के जन्म का पता नहीं लगा सके। यह ऐसा था जैसे वह अचानक किसी पत्थर की दरार से कूद गया हो। विशेष रूप से वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला ये जिवेन से पूरी तरह नफरत करता था। हालांकि वे कई बार ये शिवेन की उत्पत्ति का पता लगाने में विफल रहे। यहां तक वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला, जो कि अधिपतियों में से एक था, ये जिवेन की पृष्ठभूमि का पता लगाने में विफल रहा। यह कल्पना की जा सकती थी कि ये जिवेन की उत्पत्ति वास्तव में रहस्यमयी थी। पेई जिंगचेन के शब्दों ने राज खोल दिया। ये जिवेन बस मुस्कुराए और यह कहते हुए इनकार नहीं किया, भाई पेई वास्तव में व्यवहारिक हैं। हमारे मानव कबीले में उसके जैसी युवा प्रतिभाएं कम होती जा रही हैं। पेई जिंगचेन ने एक वरिष्ठ की तरह काम किया, जिससे लोगों को थोड़ा मजा आया। दूसरों को तो कुछ नहीं लगा, लेकिन उपस्थित मानव गोत्र विशेषज्ञों के भावों में परिवर्तन आया। यद्यपि ब्रदर ये फले फूले बादल सागर क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, वे एक मानव कबीले विशेषज्ञ भी हैं। अगर भविष्य में कुछ है तो आप गुई युआन संप्रदाय में आ सकते हैं। पेई जिंगचेन की बात सुनकर क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का चेहरा अचानक गिर गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने स्पष्ट कर दिया था कि वह येकशिवेन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वह येकशिवेन को जीने नहीं देगा, अन्यथा यह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि पेई जिंगचेन के शब्द ये जीवेन को शरण देने के लिए थे। इसका निस्संदेह मतलब था कि वह लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के खिलाफ जा रहा था। पेई जिंगचेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरे लुप्त होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के खिलाफ जा रहे हो? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने ठंडेपन से पूछा। यह कोई लड़ाई नहीं है। मैं गुई युआन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और तुम लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसलिए जीवन मौत के संघर्ष का चेहरा मत दिखाओ।
पेई जिंगचेन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कम से कम इस फले फूले बादल सागर क्षेत्र में एक हाथ से आकाश को ढंकने की बारी आपके समुद्री कबीले की नहीं है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने ठंडेपन से कहा, ऐसा कहा जाता है कि आपने अभी अभी एक प्राचीन विरासत प्राप्त की है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैं देखना चाहता हूं कि अब आप कितने मजबूत हैं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की भयानक आभा तुरंत पेई जिंगचेन पर छा गई। ये उस समय से भी ज्यादा भयानक था जब उसने अभी अभी ये शिवेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पेई जिंगचेन ने अपनी चंचल अभिव्यक्ति को दूर रखा और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को देखा। उसने 1 इंच भी नहीं छोड़ा। उनकी आभा विशाल समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पीछे बड़ी संख्या में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने भी पेई जिंगचेन को कुचलने के लिए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के साथ सहयोग करते हुए अपनी आभा बिखेरी। इस समय ये जिवेन का शरीर भी प्रचंड लपटों के साथ जल गया। उनकी भव्य आभा एक उग्र ब्लेड इरादे में तब्दील हो गई और टकराव में शामिल हो गई। जो भी हो, पेई जिंगचेन ने ये जिवेन की वजह से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सामना किया। ये जिवेन पेई जिंगचेन को क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से अकेले कैसे भिड़ने दे सकती थी? अखाड़े में हर किसी ने अपनी सांस रोक रखी थी क्योंकि वे दोनों सेनाओं के बीच टकराव को किनारे पर देख रहे थे। अगर ये सिर्फ ये जिवेन ही होती तो डरने की कोई बात नहीं होती। हालांकि पेई जिंगचेन के शामिल होने के बाद अब सब कुछ परिवर्तनशील था। इस स्तर के 2 विशेषज्ञ एक छोटे स्तर की लड़ाई के परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त थे। कोई नहीं जानता था। हालांकि कई नर्वस मानव कबीले विशेषज्ञों की तुलना में अन्य बलों के विशेषज्ञ निस्संदेह बहुत अधिक आराम से थे। वे सभी सामान्य दिनों में प्रतिस्पर्धी थे। इस समय उन्होंने यह भी उम्मीद की कि दोनों पक्ष जमकर लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले कि दोनों पक्षों के बीच टकराव जारी रहता, पूरा आसमान अचानक जोर से गड़गड़ाने लगा। सबकी रूह अचानक कांप उठी। वे सभी जानते थे कि जिस वेरिएबल का वे इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ ही गया। यहाँ हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों ने गणना की है कि यहाँ एक दुर्लभ खजाना पैदा होगा। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वे सभी सबसे महत्वपूर्ण चीज को जब्त करने के लिए मुहर के केंद्र में हैं, तो हमारे पास कार्रवाई करने का मौका नहीं होता। एक मानव जाति विशेषज्ञ ने कहा, बहुत घबराए हुए और उत्साहित लग रहे थे। इस समय यहाँ तक ये जिवेन, पेई जिंगचेन और कई वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे, उन्होंने टकराव की परवाह नहीं की। वे सभी मध्य हवा में जमकर घूर रहे थे। इस समय ये जिवेन आगे बढ़े, पेई जिंगचेन की तरफ आए और पूछा, भाई पेई, मुझे आश्चर्य है कि इस बार किस तरह का दुर्लभ खजाना पैदा होगा। पेई जिंगचेन ने अपना सिर नहीं घुमाया और न ही वह हैरान था। चूंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये जिवेन फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र से नहीं था, तो सब कुछ आश्चर्यजनक नहीं था। चूंकि ये जिवेन फले फूले बादल सागर क्षेत्र से नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी तरह जानकार होना असंभव था। इस बार डेविल सबर्डिंग पगोडा एक अजीब खजाना है जिसका उपयोग कई साल पहले डेविल रेस को दबाने के लिए किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह डेविल सबर्डिंग पगोडा बहुत समय पहले एक भगवान की कलाकृति थी। बाद में इसे दबाने के लिए डेविल रेस यहाँ पूरी तरह से दबा दी गई थी। अब अनगिनत वर्षों के बाद यह कहा जाता है कि यह शैतान वशीकरण शिवालय प्रकट होने वाला है। जो कोई भी इस शैतान को वश में करने वाले पगोडा को पहले प्राप्त कर सकता है, वह भगवान के इस पौराणिक हथियार को प्राप्त करने में सक्षम होगा। मुझे बताओ, कोई कैसे उत्तेजित नहीं हो सकता? पेई जिंगचेन ने हल्के से कहा। तू जिवेन ने ठंडी हवा के एक कौर को चूसा। यह देवताओं का एक पौराणिक दिव्य उपकरण था। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल देवताओं का नाम ही काफी था। शायद दूसरों के लिए देवताओं का अस्तित्व एक बड़ी समस्या थी, लेकिन ये जिवेन के लिए इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं थी। येमो के अस्तित्व के कारण ये जिवेन को पता था कि ये देवता अतीत में मौजूद थे। वास्तव में उन्होंने प्राचीन काल में संसार के सभी जीवित प्राणियों पर शासन किया था। सबसे कमजोर देवता भी नदियों और समुद्रों को उलट सकते थे। वे सितारों और चांद को भी पकड़ सकते थे। वास्तव में वे एक आकस्मिक पंच से पूरे ग्रह को उड़ा सकते थे। इसलिए यह कल्पना करना कठिन था कि इस देवता की मार्शल आर्ट कलाकृति कितनी आकर्षक थी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि पूरा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र उबलते पानी की तरह था। अनगिनत विशेषज्ञ एक साथ आकर्षित हुए। हमने केवल गणना की कि यह आज पैदा हो सकता है, बस इतना ही, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सही होना चाहिए। पेई जिंगचेन ने मुस्कराते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी आसमान में उफनती जगह को देख रही थीं। जाहिर है वह इस दानव वशीकरण शिवालय को पाने के लिए भी दृढ़ थे। इस समय हर कोई तुरंत अपने अपने कबीले की पहचान के अनुसार कई शिविरों में बंट गया। यदि यह केवल एक साधारण मार्शल यंत्र होता तो यह ठीक होता। हालांकि यह पौराणिक भगवान का मार्शल इंस्ट्रूमेंट था। इसकी शक्ति और आकर्षण निश्चित रूप से पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों को दीवाना बना सकता है।
दूसरे शब्दों में, भले ही उनमें से अलग अलग काश्तकारों ने इस मार्शल यंत्र को प्राप्त कर लिया हो, वे इसे रखने में सक्षम नहीं होंगे। केवल वही प्रमुख शक्तियां इसे प्राप्त कर सकती थीं और इसे संरक्षित कर सकती थीं। इसलिए प्रमुख शिविरों ने शीघ्र ही प्रमुख अधिपति बलों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। हालांकि इन व्यक्तिगत कृषकों को भगवान का यह युद्ध यंत्र नहीं मिल सका, लेकिन जिन प्रमुख अधिपतियों ने इस भगवान के युद्ध उपकरण को प्राप्त किया, वे निश्चित रूप से विभिन्न पुरस्कारों के साथ कंजूस नहीं होंगे। उनके लिए यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। मानवीय पक्ष पर यह स्पष्ट था कि गुई युआन संप्रदाय के पेई जिंगचेन नेता थे। अन्य लोगों में केवल सी कोनगाहाओ के पास प्रतिस्पर्धा करने की थोड़ी क्षमता थी। जहां तक जिवेन की बात है, हालांकि उसकी ताकत खराब नहीं थी, वास्तव में किसी ने भी उसे अंतिम प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं गिना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत था, वह केवल पारलौकिक क्षेत्र में था। एक बार जब वह इस दानव वशीकरण पगोडा को प्राप्त कर लेता है, तो संभवतः वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र और यहां तक अन्य समुद्री क्षेत्रों में कानून घोषणा विशेषज्ञों द्वारा शिकार किया जाएगा। ये जिवेन इतनी नासमझ नहीं होगी। सभी ने इसे अच्छी तरह समझा। वास्तव में ये शिवेन भी इसे अच्छी तरह समझती थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वह जाना चाहता था, उसके रहने के लिए हमेशा एक जगह होगी। हालांकि यदि उसने इस दानव को वश में करने वाला पगोडा प्राप्त किया, तो उसके पास फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र से बचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता था। सामने खजाने को देखकर, लेकिन वह उसे नहीं मिला, उसके दिल में कुछ अनिच्छा थी। जो भी हो, उसे परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। इन लोगों में से कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। चूंकि उन्हें भरोसा था कि वह इसे प्राप्त कर सकता है, तो इसका कोई कारण होना चाहिए। समय आने पर वह बस अंदर जाता और स्थिति के अनुसार कार्य करता। बस जब हर कोई इतना बंटा हुआ था और उनके अपने विचार थे, तो आकाश में एक खामोश फटने की आवाज आई, जैसे कि कपड़े का एक टुकड़ा फट गया हो। पूरे आकाश में एक विशाल छिद्र फटा हुआ था, जो अंदर की जेब की दुनिया को प्रकट कर रहा था। ये जिवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। इस मुहरबंद भूमि में इसे एक उपस्थान के रूप में माना जा सकता है जो प्राचीन बैरेंस महाद्वीप से अर्ध स्वतंत्र था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सब स्पेस की एक और परत होगी। ट्रू मार्शल डोमेन में ऐसा करना असंभव था, क्योंकि वहाँ का स्थान बहुत नाजुक था। यदि इसे आरोपित किया गया होता, तो यह संपूर्ण विश्व के पतन का कारण बन सकता था। हालांकि इससे यह भी साबित हुआ कि मुहर लगाने वाला व्यक्ति कितना सतर्क था। जल्दी करो, अगर मैं इस दानव को वश में करने वाला शिवालय प्राप्त कर सकता हूं, तो आप सभी को लाभ होगा। आप सभी मेरे सेनापति बन सकते हैं। स्क्रैम, आप इस दानव दमन शिवालय को क्यों प्राप्त कर सकते हैं? मैं इसे क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? दफा हो जाओ तुम सब। यह दानव वशीकरण पगोडा मेरा होना चाहिए। इस समय आंतरिक संघर्ष में गिरने वाले पहले अन्य गुट नहीं थे, बल्कि राक्षसी समुद्री जानवर थे। अन्य कुलों के विपरीत उनके पास बहुत से विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक शीर्ष सम्रांत था। जनता को कोई समझा नहीं सका। हर कोई दानव को वश में करने वाले शिवालय को प्राप्त करना चाहता था और दुनिया पर हावी होना चाहता था। ये राक्षसी समुद्री जानवर आमतौर पर एक दूसरे के प्रति आश्वस्त नहीं थे। वे सभी समुद्र के अधिपति थे और वे जब भी मिलते एक दूसरे को मार डालते थे। उन्हें अपने प्रदेशों से गुजरने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनके बीच के खराब संबंधों की कल्पना की जा सकती थी। अन्यथा उन्होंने चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को येजिवेन के हाथों मरते हुए नहीं देखा होता। दानव वश करने वाले टॉवर ने इन जानवरों के देखने से पहले ही उनके बीच विवाद शुरू कर दिया था। लेकिन इस समय कोई भी शो को जारी रखने के मूड में नहीं था। सबकी निगाहें बीच हवा में एक बड़ी दरार पर टिकी थीं। लगभग एक ही पल में आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी हवा का एक झोंका आया, जिससे हर कोई तरोताजा महसूस कर रहा था। इस मोहरबंद स्थान में हर जगह लगभग राक्षसी ऊर्जा थी, इसलिए उन्हें हर समय एक सुरक्षात्मक आभा बनाए रखनी थी। वे जिस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते थे, वह स्वयं संचित होती थी, लेकिन जब आध्यात्मिक ऊर्जा की यह लहर उनके चेहरे से टकराती थी, तो वे तुरंत तरोताजा महसूस करते थे। हुश हुश हुश, सभी ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे उस विशाल दरार में उड़ गए। येजिवेन की गति भी धीमी नहीं थी और वह उनके पीछे पीछे चला और अंदर घुस गया। हर कोई दरार में चला गया और एक विशाल समतल भूमि दिखाई दी। यह 100 मील चौड़ा था और इस समतल भूमि के बीच में एक विशाल 7 मंजिला शिवालय चमक रहा था, जो दिव्य प्रकाश से खिल रहा था। इस पगोडा के आधार पर अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उगल रही थी, जो पूरे छोटे से संसार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थी। चूंकि लंबे समय तक किसी ने इसे ग्रहण नहीं किया था, इसलिए यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग द्रवीभूत हो गई थी। इस दानव वशीकरण मीनार के चारों ओर अनगिनत खजाने थे। जिवेन ने चारों ओर नजर डाली और उसने वास्तव में 4 या 5 जिनसिंग और गैनोडर्मा देखे, जो 10,000 साल से अधिक पुराने थे। ये सभी बाहरी दुनिया में दुर्लभ थे। ट्रू मार्शल डोमेन में बहुत कम खजाने थे जो 10,000 साल से अधिक पुराने हो सकते थे।
यह लगभग कहा जा सकता है कि वे दुर्लभ थे। सामान्यतया उनके लिए 1000 वर्ष से अधिक पुराना होना दुर्लभ माना जाता था। लेकिन इस प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने थे वे बहुत आम थे। जो 10,000 वर्ष से अधिक पुराने थे वे दुर्लभ थे, और जो 1,00,000 वर्ष से अधिक पुराने थे वे दुर्लभ खजाने थे। इसके अलावा आकाश और पृथ्वी के खजानों का यह विस्तार बस देवताओं के जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश करने जैसा था, और तभी वे औषधीय जड़ी बूटियां देखने में सक्षम थे जो शायद ही कभी देखी गई हों। हालांकि उनके सामने के दृश्य से हर कोई केवल थोड़ा चकाचौंध था। हर कोई तुरंत डेविल सप्रेसिंग पगोडा की ओर दौड़ पड़ा। डेविल सप्रेसिंग पैगोडा की तुलना में इन 1000 साल पुराने या 10,000 साल पुराने स्वर्गीय खजाने को केवल छोटे मुनाफे के रूप में माना जा सकता है। आखिरकार ये डेविल सप्रेसिंग पैगोडा द्वारा निर्मित स्वर्गीय खजाने थे। जब तक उनके पास डेविल सप्रेसिंग पैगोडा था तब तक उन्हें किस बात का डर था? मैं आपको एक और जानकारी बताता हूँ। यदि आप डेविल सबडिंग पैगोडा को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको 7वीं मंजिल पर जाना होगा। पेई जिंगचेन ने अचानक ये सिवेन से कहा। शायद वह यहाँ अकेला था जो इस बारे में नहीं जानता था। इससे ये जिवेन की पेई जिंगचेन के प्रति धारणा बहुत बढ़ गई। इसके अलावा ये जिवेन की वजह से पेई जिंगचेन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के खिलाफ गए थे। ऐसा दोस्त बनाने लायक था। हालांकि यह केवल एक अनुस्मारक था क्योंकि हर कोई पहले से ही डेविल सबडिंग पैगोडा में भाग गया था। इस आरोप का खामियाजा कोई और नहीं बल्कि पेई जिंगचेन था। उसने कांसे के रथ को ऐसे चलाया मानो वह युद्ध के मैदान से अभी अभी लौटा हो। उन्होंने मोर्चा संभाला और अजेय गति के साथ डेविल सबडिंग पगोडा में पहुंचे। उसके पीछे जहरीले युवा मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के भाई बहनों की जोड़ी और इसी तरह थे। उनके पीछे राक्षसी समुद्री जानवर, सीकोंगहाओ और अन्य लोग थे। फिर ये शी, ई जिंग और अन्य सीधे अंदर पहुंचे। भीड़ की तुलना में येकशिवेन सीधे अंदर नहीं गई। सभी के भाग जाने के बाद येकशिवेन ने बाहर के स्वर्गीय खजाने को झाड़ना शुरू कर दिया। ये सभी बाहरी दुनिया के दुर्लभ खजाने थे। 8,000 साल पुरानी पृथ्वी आत्मा, 10,000 साल पुराना जिनसिंग, 10,000 साल पुरानी लिंगजी। यहाँ इतने स्वर्गीय खजाने थे कि येकशिवेन की आंखें चौंधिया गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे तियानयुआन मिरर को खोला और इन चीजों को एक एक करके तियानयुआन मिरर में स्वाइप किया। हालांकि जब ये जिवेन ने जिनसेंग पर स्वाइप किया तो उन्होंने पाया कि तियानयुआन मिरर भी इस जिनसेंग को थोड़े समय में स्वाइप नहीं कर सकता। ये जिवेन के जारी रहने की प्रतीक्षा किए बिना यह जिनसेंग वास्तव में भाग गया, प्रकाश की एक धारा में बदल गया। यह मध्य हवा में बचना चाहता था। 1,00,000 साल पुराना जिनसेंग किंग। हालांकि ये जिवेन ने कभी भी 100,000 साल पुराने जिनसेंग राजा को नहीं देखा था, लेकिन उसे इस बात का भी पूरा भरोसा था कि वह गलत नहीं होगा। दुनिया में सभी जीवित चीजों की तुलना में, यहाँ तक लाश जैसी मृत चीजों की तुलना में, एक पौधे की आत्मा के लिए एक कल्टीवेटर में बदलना और एक कल्टीवेटर बनना बहुत मुश्किल था। बहुत कम लोग वास्तव में पौधे की भावना में खेती कर सकते हैं। इस 1,00,000 साल पुराने जिनसेंग राजा के पास स्पष्ट रूप से काफी आध्यात्मिक ज्ञान था, लेकिन ये जिवेन इसे कैसे बच निकलने दे सकता था? उसने सीधे खूनी रोशनी से उसे ठीक किया और सीधे उसका पीछा किया। बूम! जब ये जिवेन ने पकड़ लिया तो जिनसेंग राजा का शरीर रंगीन दिव्य प्रकाश से खिल उठा, पूरे खूनी प्रकाश को तुरंत चकनाचूर कर दिया। लेकिन इस समय फिर से भागने में बहुत देर हो चुकी थी। येकशिवेन पहले ही पकड़ चुकी थी। आमतौर पर 1,000 साल से अधिक पुराने जिनसेंग का मानव आकार होना शुरू हो गया था, और 10,000 साल से अधिक पुराना जिनसेंग लगभग एक मानव के समान था। जहां तक 1,00,000 साल पुराने जिनसेंग राजा की बात है तो यह बिल्कुल इंसान के समान था। इसके पैरों के नीचे की जड़ों को छोड़कर यह मानव रूप से अलग नहीं था। इस जिनसेंग किंग की 5 उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं और अचानक एक आश्चर्यजनक मुट्ठी आभा बिखेर दी। यह जिनसेंग किंग स्पष्ट रूप से एक कमांडर था और इसने अप्रत्याशित रूप से मार्शल आर्ट के एक सेट को समझ लिया था। एक जिनसेंग राजा जो 100,000 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकता है, उसे निश्चित रूप से एक महान भाग्य माना जा सकता है, और अगर इसे विकसित करना जारी रखने की अनुमति दी गई तो इसका भविष्य असीम होगा। इन पौधों की आत्माओं, विशेष रूप से जिनके पास स्वर्गीय खजाने हैं, उन्हें एक कल्टीवेटर के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि एक बार जब वे एक कल्टीवेटर के मार्ग पर आ जाते हैं तो वे एक अत्यंत भयानक क्षेत्र से जल्दी से बाहर निकलने और एक शीर्ष विशेषज्ञ बनने के लिए 100,000 साल पुराने अपने स्वयं के संचय पर भरोसा कर सकते हैं। यह जिनसेंग राजा जाहिर तौर पर इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था। यह वास्तव में मार्शल आर्ट को अपने आप समझने से बस थोड़ा सा दूर था। लेकिन इस समय ये जिवेन हिल गया और उसके हाथ की लौ एक तेज लंबी ब्लेड में बदल गई, जो तुरंत विशाल आकाश से टूट गई और जिनसेंग किंग की मुट्ठी की आभा से भयंकर रूप से टकरा गई। टकराना! इन दो लोगों के बीच टकराव के बिंदु से सभी दिशाओं में एक भयानक शक्ति तेजी से बह गई। टकराना!
इस जिनसेंग किंग को सीधे उड़ते हुए भेजा गया था और इसने एक और सुनहरे खून की बौछार की। फिर यह आकाश में कई हजार साल पुराने जिनसेंग में तब्दील हो गया। यहाँ तक रक्त जो जिनसेंग किंग ने लापरवाही से उगल दिया था वह एक अत्यंत कीमती चीज थी। इस जिनसेंग किंग का संचय गहरा था, लेकिन आखिरकार यह वास्तव में मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुआ था। इसलिए इसे केवल कुछ आध्यात्मिक ज्ञान ही कहा जा सकता है और इसकी तुलना येज़िवेन से नहीं की जा सकती, जो पहले से ही मार्शल आर्ट को समझ चुके थे। येज़िवेन आसमान में खड़ी थी और 1 इंच भी नहीं हिली। तो ज़िवेन ने एक बार फिर उस जिनसेंग किंग का पीछा किया जब उसे उड़ते हुए भेजा गया था और सीधे फायर क्लाउड के फॉलिंग स्काई हैंड का इस्तेमाल किया। यह एक बड़े हाथ में बदल गया जो पूरे आकाश को ढकता हुआ प्रतीत हो रहा था और इसने तुरंत इस जिनसेंग राजा को पकड़ लिया। इस जिनसेंग किंग ने जमकर विरोध किया और लगातार मार्शल आर्ट के साथ येज़िवेन की हथेली पर बमबारी की। हालांकि येज़िवेन का अत्याचारी शरीर बेहद भयानक और दृढ़ था और इन हमलों का उस पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सीधे अपनी हथेली को कस लिया और जिनसेंग राजा के दयनीय आध्यात्मिक ज्ञान को सीधे कुचल दिया। फिर उसने इसे त्यानयुवान दर्पण में संग्रहित कर लिया। येज़िवेन तुरंत खुश हो गई। बस इसी 1 लाख साल पुराने जिनसेंग किंग ने अकेले ही इस यात्रा को सार्थक बना दिया। हालांकि अन्य औषधीय जड़ी बूटियां भी बहुत कीमती थीं और कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियां थीं जो 10,000 साल से अधिक पुरानी थीं। यह 1 लाख साल पुराना जिनसेंग राजा अकेले अन्य सभी औषधीय जड़ी बूटियों के मूल्य से मेल खा सकता था। एक औषधीय जड़ी बूटी जो 1 लाख साल से अधिक पुरानी थी उसे एक दुर्लभ खजाना माना जा सकता है। यह 1 लाख साल पुराना जिनसेंग किंग बाहरी दुनिया में बिल्कुल अनमोल था। जहां तक अन्य खजानों की बात है, इन औषधीय जड़ी बूटियों में से कोई भी जो 10,000 साल से अधिक पुरानी थी अकेले लाखों स्पिरिट क्रिस्टल के लायक थी। ये सभी औषधीय जड़ी बूटियां करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल के लायक थीं और जिनसेंग किंग को चाहकर भी खरीदा नहीं जा सकता था। यह अफसोस की बात थी कि येमो इस समय गहरी नींद में सो गई थी। वह त्यानयुवान मिरर को एक उन्नत मानव स्तर के मार्शल इंस्ट्रूमेंट में विकसित करने के लिए करीब से साधना कर रहा था। इस समय के दौरान येज़िवेन को बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है, विशेष रूप से ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें लेवल पीक ट्रोल और सिल्वर हॉर्न जॉइंट डेमोनिक बीस्ट। उन्होंने त्यानयुवान मिरर की उन्नति के लिए पर्याप्त पोषण प्रदान किया। अन्य जादू के उपकरणों की तुलना में त्यानयुवान दर्पण, जिसकी अतीत में एक शानदार नींव थी, को बहुत कम पदोन्नति की स्थिति कहा जा सकता है। यदि यह एक जादू ब्लेड था तो इसे बढ़ावा देने के लिए बहुत सी संबंधित सामग्री और एक संबंधित बलिदान शोधन विधि ढूंढनी होगी। संक्षेप में, इसे बढ़ावा देना आसान नहीं होगा। त्यानयुवान मिरर के विपरीत यह इतनी उन्नति नहीं थी जितनी की सुधार। यह पतली हवा से आगे बढ़ने से कहीं अधिक सरल था। बाहर का सारा खजाना लूटने के बाद येज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे दानव को वश में करने वाले टॉवर में घुस गया। जैसे ही येज़िवेन दानव वश में करने वाले टॉवर में घुसा, उसने अचानक महसूस किया कि आसपास का वातावरण तुरंत बदल गया था। वह एक ऊंचे पहाड़ पर था जो असामान्य रूप से परिचित लग रहा था। येज़िवेन का दिल अचानक कांप उठा। क्या यह किंगफिंग पर्वत युआन संप्रदाय नहीं है? यह वह स्थान था जहां उन्होंने स्थानांतरण के बाद अपनी मार्शल आर्ट की साधना शुरू की थी। कितना भी समय क्यों न हो, वह इसे कभी नहीं भूलेगा। लगभग अवचेतन रूप से उसने पहचान लिया कि यह किंगफिंग माउंटेन युआन संप्रदाय था। धीरे धीरे कुछ जानी पहचानी आकृतियां उसके सामने प्रकट हुईं। पिता, माता, बड़ा भाई, दूसरी बहन, परिचित व्यक्ति उसके सामने उछल पड़े। येज़िवेन ने ठंडी सांस ली। क्यूई एक विशाल महासागर की तरह एक पल में उसके शरीर से बाहर निकल गया। उसके सामने सब कुछ बिखर गया और फिर ढह गया। यह एक भ्रम निकला। निश्चित रूप से जब येज़िवेन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह अभी भी दानव वशीकरण टॉवर में था। वह अचानक ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उसकी मन स्थिति पहले से ही चट्टान की तरह दृढ़ होने की स्थिति तक विकसित हो चुकी थी। साधारण भ्रम उसके मन की स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष का उल्लेख करना तो दूर, उसकी आध्यात्मिक जागरूकता हर समय ढकी रहती थी। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में भी उनकी मनस्थिति में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं होता। वह सबसे शांत अवस्था में रहेगा। हालांकि किसी ने इसका फायदा उठाया और उसकी यादें ताज़ा कर दीं। यदि उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह वास्तव में गहरे और गहरे रसातल में गिर सकता है। परिणाम अकल्पनीय होंगे। निश्चित रूप से जब येज़िवेन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि हुआनमो के दर्जनों विशाल शरीर अजीब तरीके से हंस रहे थे। इन हुआनमो के शरीर गहरे काले रंग के थे और उनकी आंखें खून से सनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे खाने के लिए तरस रहे हों। असंभव, वह हमारे द्वारा बनाए गए भ्रम से इतनी जल्दी कैसे निकल सकता है? एक हुआनमो ने डरते हुए कहा। डेमन डोमेन में हुआनमो हमेशा एक निम्न दर्जे का कबीला रहा है। उनके पास एकमात्र प्रतिभा भ्रम पैदा करने की थी। किंवदंती यह थी कि हुआनमो कबीले के दानव भगवान भ्रम पैदा कर सकते हैं जो पूरी दुनिया को अपने भ्रम में डाल सकते हैं और एक दूसरे को मार सकते हैं।
हालांकि आमने सामने लड़ने की उनकी क्षमता बहुत खराब नहीं थी, भ्रम पैदा करने की उनकी प्रसिद्ध क्षमता की तुलना में यह वास्तव में थोड़ी हीन थी। यकीन मानिए, ये हुआनमो ही थे। जब वह युआन संप्रदाय में था तब ये जिवेन का इन हुआनमो के साथ टकराव हुआ था। हालांकि उस समय के उन हुआनमो की तुलना इन हुआनमो से नहीं की जा सकती थी जो पहले से ही ट्रांसेंडेंट दायरे से ऊपर थे। यहाँ के हुआनमो में से किसी एक को ट्रू मार्शल वर्ल्ड में राजा कहा जा सकता है। हालांकि ये हुआनमो इस दानव सबरिंग टॉवर में दब गए थे। वे इस दानव वशीकरण मीनार से बिल्कुल भी नहीं बच सके। ये जिवेन ने उपहास किया। इन हुआनमो के कौशल स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थे। हालांकि वे भ्रम पैदा करने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे अधिक से अधिक ही युआन संप्रदाय में अपने समय की यादों को जगा सकते थे। अधिक दूर की यादों के लिए यह पृथ्वी युग था जिसे ये जिवेन की स्मृति के तल पर सील कर दिया गया था। शायद वह उनका आभारी होगा यदि वे पृथ्वी पर अपने समय की यादों को सफलतापूर्वक जगा सकें। हालांकि उन्होंने पृथ्वी पर जो समय बिताया था वह उनके जीवनकाल का 10वां हिस्सा भी नहीं था। उसका जीवनकाल अब लगभग 200 वर्ष था, लेकिन उसने पृथ्वी पर जो समय बिताया वह उसके जीवनकाल का 10वां हिस्सा भी नहीं था। हालांकि वह समय हमेशा उनके दिल में सबसे अछूत स्थान रहा था। वह जिस दुनिया में रहा था उसने सीधे तौर पर उसके वर्तमान चरित्र और मूल्यों को आकार दिया था। ये शीवेन अपने माता पिता को देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि एक दिन वह वापस जाएंगे और बुरी खबर सुनेंगे। शायद वह इसे केवल एक स्मृति के रूप में मान सकता था और कभी कभी इसके बारे में सोचता था। अगर ये हुआनमो उस समय की यादों को सफलतापूर्वक जगा सकते हैं तो ये जिवेन वास्तव में उनके आभारी होंगे। दुर्भाग्य से ये शिवेन ने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया था। भले ही उन्होंने भ्रम की व्यवस्था करने के लिए हाथ मिलाया हो, वे वास्तव में ये जिवेन को इसमें डूबने नहीं दे सकते थे। पुची, ये जिवेन की उग्र लंबी कृपाण तुरंत बाहर निकल गई, सीधे एक विशाल हुआनमो को आधे में विभाजित कर दिया। धधकती लौ ने हुआनमो के शरीर को जलाकर राख कर दिया। पारलौकिक क्षेत्र के नीचे हुआनमो के पास केवल एक आध्यात्मिक शरीर था। उनके पास भौतिक शरीर नहीं था। हालांकि ट्रांसेंडेंट दायरे में पहुंचने के बाद ये हुआनमो अपने स्वयं के शरीर को संघनित करेंगे। बेशक उनकी तुलना अभी भी उन प्राणियों से नहीं की जा सकती जो एक भौतिक शरीर के साथ पैदा हुए थे। उनकी ताकत उनकी अपनी भ्रम क्षमता थी। एक बार जब उनके पास एक भौतिक शरीर होगा तो यह पहलू कुछ हद तक संयमित होगा। हालांकि इस समय बहुत देर हो चुकी थी। वे अनजाने में ही येक शिवेन के सामने आ गए थे। इनकी गति भी तेज थी। येक शिवेन की प्रतिक्रिया की गति भी उनकी अपेक्षा से बहुत तेज थी, इसलिए सब कुछ एक पल में हो गया। कई लोगों के लिए इन हुआनमो से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके भ्रम से निपटना बहुत मुश्किल था। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे उनके जाल में फंस सकते थे। लेकिन येक शिवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष की सुरक्षा के साथ एक पल के लिए खींचा जाना पहले से ही सीमा थी। उसके लिए इससे आसान कुछ भी नहीं था। ये जिवेन की कृपाण टूटकर निकल गई, पूरे आसमान में आग की लपटों में बदल गई। हुआनमो जो तेजी से आगे बढ़ा वह मौके पर ही राख के एक बड़े टुकड़े में जलकर खाक हो गया। इस बार आसपास के दूसरे हुआनमो ने आने की हिम्मत नहीं की। यह व्यक्ति उन लोगों के समूह से भी अधिक भयानक था जो अभी अभी वहां से भागे थे। यद्यपि वे लोग भयानक थे, वे इस व्यक्ति की तरह नहीं थे। उनके भ्रमों का इस व्यक्ति पर कोई असर होता नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि इतने सारे हुआनमो जो भ्रम फैलाने के लिए हाथ मिलाते हैं उसे गिरा नहीं सकते थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वे अनगिनत वर्षों से इस दानव वशीकरण टॉवर द्वारा दबाए गए थे और यह भी नहीं जानते थे कि राक्षसों के मूल बैच की कौन सी पीढ़ी वंशज थी। वे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि उनके सामने यह व्यक्ति उकसाया नहीं जा सकता। वह एक परम हत्यारा था। ये जिवेन ने इस मुद्दे पर उलझना जारी नहीं रखा। हालांकि ये हुआनमो शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन संख्या अनंत थी। भगवान जानता था कि इस मंजिल पर दबे हुए सभी हुआनमो को मारने में कितना समय लगेगा। यह दानव वशीकरण मीनार बाहर से बहुत बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया थी। हर मंजिल एक छोटी सी दुनिया की तरह थी। ये जिवेन को नहीं पता था कि कितने हुआनमो उसमें दबे हुए थे। उन सभी को मारना असंभव था। इसके अलावा वह उन लोगों के पीछे पड़ गया था। इस समय वह समय बर्बाद करना जारी नहीं रखना चाहता था। विश्लेषण के माध्यम से वह यह भी जानता था कि यदि वह वास्तव में इस दानव वशीकरण टॉवर को ले लेता है तो उसके पास फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र में कोई पैर नहीं होगा। अगर वह चुपचाप उस तक पहुंच जाते तो इसे तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि अगर यह सार्वजनिक रूप से होता, भले ही वह इसे प्राप्त कर लेता, तो उसके पास कोई पद नहीं होता। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के राक्षसी कृपाण को छीनने से अलग था। अधिक से अधिक यह लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की शत्रुता का कारण होगा। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में अभी भी लोग उसकी रक्षा करने के इच्छुक थे। यह उस समय से अलग था जब उन्होंने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को जब्त कर लिया था।
किसी को नहीं पता था कि उसने उस समय इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को जब्त कर लिया था। यह पहला कारण था। दूसरा कारण यह था कि उस समय उन्हें ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी का समर्थन प्राप्त था। ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी कभी एक अधिपति थी, चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों न हो। लेकिन अब यहाँ तक गुई युआन संप्रदाय, जहाँ पी जिंगचेन था, कभी भी उसकी रक्षा के लिए पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र के खिलाफ नहीं जाएगा। हालांकि इस दानव वशीकरण टॉवर का प्रलोभन बहुत बड़ा था। यहाँ तक एक शिवेन भी परीक्षा में फंसने से खुद को रोक नहीं सकी। भले ही उन्हें खतरा पता था, उन्हें कोशिश करनी पड़ी। अगर कोई मौका होता तो ये शिवेन इसे छीनने में नहीं हिचकिचाती। अधिक से अधिक वह बस चला जाएगा। वैसे भी फले फूले बादल सागर क्षेत्र में उनका कोई आधार नहीं था। अगर यह काम नहीं करता तो वह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में वापस आ सकता था। अब जबकि उसके पास पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर की चोटी की तुलना में ताकत थी, भले ही वह पूरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र को पार कर ले, यह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होगा। आखिरकार लॉ मैनिफेस्टेशन समुद्री जानवर अक्सर दिखाई नहीं देंगे। अगर वह सावधान होता तो अभी भी उम्मीद थी। ये जिवेन अपने हाथ में उग्र लंबी कृपाण के साथ अनगिनत प्रेत राक्षसों द्वारा संरक्षित पहली मंजिल से जल्दी से गुजरे और दूसरी मंजिल की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। ऐसा लगता है कि इन प्रेत दानवों को बहुत पहले ही खबर मिल गई थी। किसी ने भी ये जिवेन की उन्नति को रोकने की हिम्मत नहीं की। ये जिवेन आसानी से दूसरी मंजिल पर चली गईं। जैसे ही उसने दूसरी मंजिल में प्रवेश किया, उसे अचानक विशाल आकाश को भेदते हुए और सीधे उस पर वार करते हुए एक विस्मयकारी आभा का अनुभव हुआ। ये शिवेन जल्दी में नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और आभा को मौके पर ही रोक दिया। डांग, धातु के टकराने की आवाज थी। ये जिवेन ने ऊपर देखा और आसमान में काली और पीली चमक के साथ चमकते राक्षसों के एक घने समूह को देखा। उन्होंने ये शिवेन को शत्रुता से देखा। इन दैत्यों के शरीर की मांसपेशियों से धात्विक चमक निकल रही थी। प्रत्येक दानव युद्ध मशीन की तरह 10 मीटर से अधिक लंबा था। जब इन काले पीले रंग के शैतानों ने ये जिवेन को देखा तो वे अचानक उसकी ओर दौड़ पड़े। इन शैतानों की अजीब चीखों से पूरा फर्श भर गया था और वे सभी एक ही बार में दौड़ पड़े। ये जिवेन ने अपनी कृपाण से वार कर दिया। डांग, ये जिवेन की उग्र कृपाण आभा सीधे एक राक्षस पर टूट पड़ी, जो उस पर टूट पड़ा, जिससे धातु के टकराने की आवाज पैदा हुई। हर जगह चिंगारी फूट पड़ी। ये जिवेन की भौहें तनी थीं। हालांकि उन्होंने इस स्लैश में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का 30 से 40% इस्तेमाल किया। उसकी ताकत के इस 30 से 40% को कम मत समझो। उसका अत्याचारी शरीर दबंग था। कहने की जरूरत नहीं कि उसकी ताकत भयानक थी। एक स्लैश के साथ एक पहाड़ भी उसी स्थान पर आधे में विभाजित हो जाएगा। बचने का कोई चांस ही नहीं था। हालांकि उसके इस प्रहार ने राक्षस को मारने के बजाय केवल पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की थी। यह देखा जा सकता था कि इन राक्षसों की शारीरिक शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी थी। बेशक ये उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हर बार उसकी ताकत एक स्तर तक बढ़ जाती थी, उसकी विनाशकारी शक्ति सिर्फ एक स्तर तक नहीं बढ़ती थी। इसके बजाय यह कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि एक शिवेन की ताकत उस स्तर की नहीं थी जिस स्तर की एक शिवेन की पूरी ताकत थी। हालांकि इसने अभी भी उसे बहुत हैरान किया, खासकर जब उनमें से बहुत से लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। खतरा पिछले हुआनमों की तुलना में बहुत अधिक था। उन हुआनमों ने उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, लेकिन ये काले और पीले राक्षस कर सकते थे। उनमें से प्रत्येक का चेहरा पीला और लोहे के दांत थे। वे उग्र दिख रहे थे। ये जिवेन ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। यदि ये मुंह गहरी नींद में नहीं होता तो वह निश्चित रूप से इन राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में पूछता। हालांकि इन पीले और काले राक्षसों ने ये जिवेन को अपनी पूरी ताकत से उकसाया। स्वाभाविक रूप से वे कोई बेहतर नहीं थे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे ये शिवेन के करीब नहीं आ सकते थे। हालांकि इनमें से बहुत सारे राक्षस थे। नीचे के हुआनमों के विपरीत ये पीले और काले राक्षस मृत्यु से नहीं डरते थे। चाहे उनके कितने भी सिर ये शिवेन द्वारा मारे गए हों, वे पीछे नहीं हटे। पहली मंजिल पर फैंटमल राक्षसों की तुलना में दूसरी मंजिल पर ये काले पीले राक्षस अधिक निडर और भयानक थे। दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने वाले मार्ग की ओर बढ़ते हुए ये जिवेन ने इन राक्षसों का सिर काट दिया। समय सफेद घोड़े की तरह उड़ता चला गया। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया था। एक दिन में ये जिवेन केवल धीरे धीरे दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने वाले रास्ते की 1/3 से भी कम दूरी तय कर पाए। ये राक्षस अनगिनत वर्षों से दानव वशीकरण मीनार में दबे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने कितने गुनाह किए थे। वे हर जगह सघन रूप से भरे हुए थे। इस समय जब उन्होंने ये जिवेन को देखा तो वे रक्त की गंध वाली बिल्लियों की तरह थे। ये शिवेन को सांस लेने का कोई मौका नहीं देते हुए वे सभी भाग गए। यदि यह कोई अन्य पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर का योद्धा होता तो वे मौके पर ही मारे जाते। जीवित रहना असंभव था। हालांकि ये शिवेन के लिए भी यह बेहद श्रमसाध्य था।
जो फंस गए थे वे स्वाभाविक रूप से समूहों में चार्ज कर सकते थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे शीर्ष विशेषज्ञों के एक समूह के नेतृत्व में उन्नति की गति येज़िवेन की तुलना में बहुत तेज थी। यह कहा जा सकता है कि वे सभी तरह से कुचल गए। जब येज़िवेन धीरे धीरे दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़ी संख्या में लाशें देखीं। इसे पहाड़ की तरह ढेर कहा जा सकता है। उन राक्षसों ने युवराज मगरमच्छ और अन्य लोगों को जाने नहीं दिया। तो येज़िवेन ने ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल और 6th लेवल के योद्धाओं की कई लाशें भी देखीं। कई ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल और 6th लेवल के विशेषज्ञ अकेले दूसरी मंजिल पर गिरे थे। यह बोधगम्य था कि यह दानव वश में करने वाला टॉवर अत्यंत खतरनाक था। इन 2 मंजिलों में पहले से ही इतने खतरे थे, यह कल्पना करना कठिन था कि ऊंची मंजिलों पर किस तरह के खतरे होंगे। हालांकि येज़िवेन जल्दबाजी में नहीं थी। हालांकि इन राक्षसों को अंतहीन कहा जा सकता था, लेकिन येज़िवेन के लिए यह बिल्कुल सही था। उसने इन शैतानों का सिर काटना जारी रखा और फिर तियान्युवान के दर्पण में रक्तसार की एक स्थिर धारा डाली गई। उच्च स्तर के मानव स्तर पर अपनी ताकत बहाल करने के लिए येमो को इस रक्तसार की आवश्यकता थी। तो येज़िवेन को यह भी संदेह था कि अगर वह 7वीं मंजिल तक पहुंचने तक इंतजार करता है तो वह सीधे मानव स्तर पर पहुंच सकता है। इन डेविलों के रक्त का आधा सार तियान्युवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया था जब उनका सिर काट दिया गया था। शेष आधे को तियान्युवान दर्पण द्वारा शुद्धतम ऊर्जा में बदल दिया गया और येज़िवेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इन शैतानों को खोजने की जरूरत नहीं थी। वे एक अंतहीन धारा में उस पर झपटेंगे और उसकी मारक क्षमता पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। येज़िवेन ने महसूस किया कि 10 दिनों के लिए बाहर अभ्यास करने की तुलना में यह लगभग अधिक प्रभावी था। उसकी ताकत में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था और यह बिल्कुल भी धीमा नहीं था। ठीक इसी वजह से येज़िवेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। चूंकि उसे पहले से ही चलने में कठिनाई हो रही थी तो दूसरे निश्चित रूप से बेहतर नहीं होंगे। अगर उन्होंने एक टीम भी बनाई तो वे उससे ज्यादा तेज नहीं होंगे। कम से कम इतने कम समय में वे 7वीं मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह जरा भी नर्वस नहीं थे। उसके शरीर पर लगा तियान्युवान का दर्पण तुरंत उड़ गया और प्रकाश की रक्त लाल किरण बह गई। वे काले पीले शैतान जो प्रकाश की किरण से बह गए थे तुरंत खून की धुंध के ढेर में फट गए और तियान्युवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिए गए। तियान्युवान दर्पण ने इन रक्तसार ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से अवशोषित किया। हालांकि प्रत्येक दानव बहुत अधिक नहीं था, लेकिन इन राक्षसों की संख्या बहुत बड़ी थी जो गुणवत्ता की कमी को पूरा करती थी। येज़िवेन को पराजित नहीं होना था। रिपलिंग माउंटेन सील तुरंत घनीभूत हो गई और तुरंत एक लंबे ड्रैगन की तरह नीचे दब गई। जहां कहीं भी यह पारित हुआ, राक्षसों को खून की धुंध में तुरंत कुचल दिया गया। बूम बूम बूम। येज़िवेन, जो पूरी कोशिश कर रही थी, मूल रूप से इन काले पीले राक्षसों को कुचल सकती थी जो केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 3rd लेवल या 4th लेवल पर प्रतीत होते थे। ये रक्त तत्व निस्संदेह आम लोगों के लिए बहुत बड़े थे। दुर्भाग्य से वे दानव कुल के रक्तसार थे। यदि वे इसे प्राप्त भी कर लें तो भी वे इसे यूं ही आत्मसात करने का साहस नहीं करेंगे। उन्हें कीमिया जैसे कई तरीकों का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन येज़िवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। वह इसे सीधे मौके पर ही अवशोषित कर सकता था। यदि यह एक सामान्य पारलौकिक क्षेत्र 5वां स्तर होता तो येज़िवेन पहले ही संतृप्ति तक पहुंच चुके होते और पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए होते। हालांकि येज़िवेन कोई सामान्य पारलौकिक क्षेत्र 5वां स्तर नहीं था। न केवल उसकी ताकत औसत पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, बल्कि औसत व्यक्ति की तुलना में पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर पर चढ़ना भी 10 गुना या 100 गुना अधिक कठिन था। हालांकि येज़िवेन ने मारना जारी रखा, फिर भी ये राक्षस उस पर अंतहीन रूप से टूट पड़े। लगभग हर बार जब वह एक जत्थे को मारता था तो दूसरा जत्था उसके साथ दिखाई देता था, मानो उनका कोई अंत ही नहीं था। कैस दानव समुद्र के बाहर, चाहे वह राक्षसी समुद्री जानवर हो या राक्षसी समुद्री जानवर, वे मूल रूप से पूरे वर्ष विदेशी मनुष्यों और समुद्री कुलों से लड़ रहे थे, इसलिए उनकी संख्या को हमेशा अपेक्षाकृत नियंत्रणीय सीमा के भीतर नियंत्रित किया गया था। एक निश्चित संख्या जमा करना भी बहुत कठिन था। हालांकि इस दानव वशीकरण टॉवर में कोई नहीं जानता था कि किसी को यहाँ आए हुए कितने साल हो गए थे, इसलिए राक्षसों की संख्या उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। स्वोश स्वोश स्वोश। तेज भेदी ध्वनि के साथ अनगिनत काले और पीले राक्षस येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। उन सभी ने दानव कबीले की मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल किया और येज़िवेन की ओर कुचले गए। यदि येज़िवेन की तेज गति नहीं होती तो ये राक्षस उसके लिए कोई घातक खतरा पैदा नहीं कर पाते। येज़िवेन अब तक 25 किलोग्राम राक्षसों से घिर गए होंगे। रिपलिंग माउंटेन सील। येज़िवेन चिल्लाया। रिपलिंग माउंटेन सील एक अजगर की तरह बहकर बाहर आ गया। इसने ब्लास्ट करने वाली राक्षस कबीले की मार्शल तकनीक को सीधे कुचल दिया, जो मध्य हवा में प्रकाश की धारा में बदल गई। स्वोश स्वोश स्वोश।
हवा के माध्यम से कुछ फाड़ने की तेज आवाजें सुनी जा सकती थीं। हमलों की एक और लहर आ गई। ये बैकस्टैब्स अंतहीन लग रहे थे। ये अजीब जानवर वास्तव में एक सख्त सैन्य गठन में आगे बढ़ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। लहर के बाद लहर, कोई अंतर नहीं है। ये ज़िवेन ने अपनी बाहें तनी और कहा। इन काले पीले राक्षसों का मूल रूप से कोई संगठन नहीं था। मूल रूप से वे बैचों में आए थे, लेकिन अभी अभी लड़ाई के परिणामों से इन राक्षसों ने अचानक एक सैनिक की तरह एक औपचारिक संगठन बनाना शुरू कर दिया, जो उचित तरीके से आगे बढ़ रहा था और पीछे हट रहा था। तब केवल एक ही संभावना थी कि एक सेनापति स्तर का दानव प्रकट हुआ था, और यह उनका नेता भी हो सकता था। इन दानव कबीले मार्शल तकनीकों के हमले लहरों में आ गए। हालांकि वे एक शिवेन के लिए एक घातक खतरा पैदा नहीं कर सकते थे, वे उसे यहाँ पूरी तरह से अवरुद्ध करने में सक्षम थे, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना या पीछे हटना असंभव हो गया था। इस भावना ने उन्हें बेहद उदास कर दिया। ऐसे में उन्हें पहले डाकुओं के सरगना को पकड़ना था। जब तक वे सेनापति को मारते, सब कुछ आसानी से हल हो जाता। हालांकि अगर वे पहले डाकुओं के नेता को नहीं पकड़ सके, तो उन्हें धीरे धीरे उसे बाहर निकालना होगा। ये ज़िवेन की आंखें मशाल की तरह थीं, उन राक्षसों पर बार बार तैर रही थीं, लेकिन वह दानव काफी चालाक लग रहा था, और ये ज़िवेन को कोई दोष नहीं दिख रहा था। बजना, उसके हाथ में जलती हुई लंबी कृपाण तुरंत जल गई और एक विशाल ज्वलंत अजगर में बदल गई, जो नीचे धंस गया। ये ज़िवेन का चौतरफा हमला कितना भयानक था। एक पल में दर्जनों काले पीले राक्षसों को ये ज़िवेन ने मार डाला। उनके मांस और रक्त को ये ज़िवेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, और उनमें से आधे ऊर्जा में बदल गए। ये ज़िवेन के शरीर को फिर से भर दिया, जिससे ये ज़िवेन और भी शक्तिशाली हो गया। वह बस सीधे इन काले पीले राक्षसों में घुस गया, जैसे भीड़ों के झुंड में एक बाघ दौड़ता है। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में सतर्क रहेंगे, क्योंकि वे थके हुए हो सकते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है, लेकिन ये ज़िवेन के लिए ऐसी समस्या बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। इसके विपरीत उसके ब्लेड की दिशा के साथ बड़ी संख्या में राक्षसों ने मौके पर ही उसके सिर काट दिए। रक्तसार को अवशोषित करने के बाद ये ज़िवेन भी अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उन राक्षसों को मारना उतना ही सुविधाजनक होगा। ये बहुत स्पष्ट नहीं लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक जमा होने के बाद यह बहुत प्रभावशाली होगा। इस वजह से ये ज़िवेन इतना चिंतित नहीं था, गुणात्मक परिवर्तन के लिए अपने मात्रात्मक परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा था, और धीरे धीरे इस दानव के नेता की खोज भी कर रहा था। उसके द्वारा काटे गए इन राक्षसों ने लगातार ये ज़िवेन के उपभोग की भरपाई की, एक पुण्य चक्र का निर्माण किया, इसलिए उसके लिए यह बस अजेय था। बूम बूम बूम, ये ज़िवेन बस एक बड़ा बुलडोजर था, और वह जहां भी गया, सभी मछली राक्षसों को ये ज़िवेन ने उड़ा दिया। तो ज़िवेन का सोने का पानी चढ़ा हुआ अत्याचारी रूप अभी भी अत्याचारी था, और उन राक्षसों को सीधे उड़ा देना मुश्किल नहीं था। उसकी लगातार हत्या के साथ वह अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया, और वे काले पीले राक्षस ये ज़िवेन को दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने से नहीं रोक सके। हालांकि यह थोड़ा धीमा था, लेकिन वह एक बार में एक कदम भी नहीं रुका, और केवल बेबसी से देख सकता था, क्योंकि ये ज़िवेन तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन राक्षसों का सिर काटता रहा। इस समय ये ज़िवेन के सामने 5 या 6 समुद्री कबीले के स्वामी का एक समूह दिखाई दिया। उन्होंने एक छोटी टीम का गठन किया और कठिनाई के साथ तीसरी मंजिल के पास दूसरी मंजिल तक पहुंचे। मूल रूप से उन्होंने ये ज़िवेन की तुलना में बहुत पहले शुरू किया था, और यहां तक वे एक टीम में भी गए थे, लेकिन अब ये ज़िवेन ने उन्हें पकड़ लिया था। इस समय उन्होंने अपने पीछे लड़ाई की आवाज़ें भी सुनी, और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वे लगभग आधे डरे हुए थे। उन्होंने ये ज़िवेन को लंबी लॉ ब्लेड लहराते हुए देखा, और पूरी तरह से उनके पीछे अप्रतिरोध्य शक्ति के साथ। हालांकि ये ज़िवेन की गति तेज नहीं थी, लेकिन यह बिल्कुल अप्रतिरोध्य थी। एक भी शैतान सेनापति उसकी चाल को रोक नहीं पाया। उसके चलने की गति इतनी धीमी होने का एकमात्र कारण यह था कि उसके चारों ओर बहुत सारे शैतान थे। इस समय वे आखिरकार समझ गए कि हाल ही में राक्षसों की संख्या अचानक इतनी कम क्यों हो गई थी। यह पता चला कि वे एक ज़िवेन को घेरने गए थे। अप्रतिरोध्य बल क्या था? यह था, ये ज़िवेन की गति की तुलना में वे मौत के लिए शर्मिंदा थे। एक दानव जानवर को मारने में कुछ लोगों को थोड़ा समय लगा। मुख्य बल के पीछे पड़ने के बाद वे पहले से ही पूरी तरह से टीम के पीछे थे। मुख्य बल के आवरण के बिना उनके लिए पकड़ना असंभव था। उनकी ताकत बहुत औसत थी, केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल पर। दूसरी मंजिल पर अंतहीन दानव जानवरों का सामना करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अकेले ही तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं मंजिल पर राक्षस जानवरों का सामना करना जारी रखें। इस समय वे पहले से ही अपने निर्णय पर पछता रहे थे। उन्हें अंदर आने का पछतावा नहीं था, लेकिन इस बात का पछतावा था कि वे पीछे क्यों पड़ गए और मुख्य बल द्वारा पीछे छोड़ दिए गए। इस समय ये ज़िवेन को भागते हुए देखकर उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये ज़िवेन के नेतृत्व और उनकी सहायता से वे जल्द ही मुख्य सेना के सामने आने में सक्षम होंगे।
आखिरकार वे वास्तव में मुख्य बल से इस हद तक पीछे नहीं हटे कि वे पकड़ न सकें। वे एक तीर की तरह थे जिसमें अब तीर का सिरा नहीं था, और ये ज़िवेन तीर का सिरा था। लेकिन तीर का सिरा होना ही काफ़ी नहीं था। दूर तक और सटीक रूप से शूट करने के लिए एरोहेड को एरोहेड की आवश्यकता थी। ये ज़िवेन, हमें अपने साथ ले चलो, हम निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस समय एक समुद्री कबीला विशेषज्ञ जल्दी से चिल्लाया। लेकिन येशिवेन ने बिल्कुल भी नहीं सुना। वह सीधे उनके पीछे चला गया। रोली ने उनकी चिल्लाहट को अनसुना कर दिया। बेशक येशिवेन ने इसे सुना, लेकिन अगर उसने सुना भी तो वह इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था। ये सभी समुद्री कबीले के विशेषज्ञ थे। पहले येशिवेन ने देखा कि लेस और अन्य क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बहुत करीब थे। इस समय यह काफ़ी अच्छा था कि उसने उन पर कोई कदम नहीं उठाया। उन्हें बचाना संभव नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के येशिवेन सीधे दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक के रास्ते की ओर चल पड़े, जो पास ही था। येशिवेन, तुम। दूसरे पक्ष ने देखा कि येशिवेन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधे उनके पास से निकल गई। अचानक वे गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि येशिवेन उनकी मदद नहीं करेगी। वास्तव में उन्हें थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। उन्होंने येशिवेन से मदद नहीं मांगी। वे बस परस्पर लाभकारी थे। येशिवेन अपनी ताकत से मुख्य सेना के साथ तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उनके बिना येशिवेन की गति भी धीमी हो जाएगी। जब तक येशिवेन पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब और क्या इंतजार था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन की उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और न ही उनका उन्हें अपने साथ ले जाने का इरादा था। अचानक ये समुद्री दौड़ विशेषज्ञ इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जोर से कोसना शुरू कर दिया। उनके दिल अचानक डर से भर गए। वे येशिवेन की तरह नहीं थे। येशिवेन की शारीरिक शक्ति और जैन युआन को अक्षय कहा जा सकता है। वह जितने अधिक राक्षसों को मार डालता था, उसकी शारीरिक शक्ति उतनी ही प्रबल हो जाती थी। यह कहा जा सकता है कि वह हमेशा चरम स्थिति में था। पर उनमें ऐसी क्षमता नहीं थी। यह कहने की बात नहीं है कि येशिवेन की युद्ध शक्ति पहले से ही ट्रांसेंडेंट रियल 8वीं चोटी के बराबर थी। येशिवेन की युद्ध शक्ति खरबूजे और सब्जियों को काटने जैसी थी। पहले वे बने रहने में सक्षम थे क्योंकि पिछली बड़ी सेना ने पहले ही उनके लिए राक्षसों की एक लहर को साफ कर दिया था। बाद में येशिवेन की उपस्थिति ने बड़ी संख्या में राक्षसों को आकर्षित किया, जिससे वे मुश्किल से पकड़ में आ सके। लेकिन अगर येशिवेन चली जाती है तो विरोधियों के बिना राक्षस अगला काम करेंगे। पूछने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर येशिवेन चले गए तो वे वास्तव में मर गए होंगे। येशिवेन ने उपहास किया। वह उनके रोने के प्रति उदासीन था। वह अपनी कृपाण को दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल के बीच के चौराहे की ओर घुमाता रहा। जैसे ही येशिवेन दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाली थी, दूर से एक धीमी गर्जना सुनाई दी। आवाज धीमी थी लेकिन बहुत तेज थी। गर्जना का हर अक्षर येशिवेन की छाती पर एक जोरदार वार की तरह था। यह कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन येशिवेन जानती थी कि कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जो किसी व्यक्ति को सिर्फ पैदल चलकर मार सकते थे। वे अपने अनोखे कदमों से किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन को पूरी तरह से विचलित कर सकते थे। एक कदम से किसी व्यक्ति को खून की उल्टी हो सकती है और दूसरा कदम किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह चरम पर तथाकथित तकनीक थी। बिना ताकत का इस्तेमाल किए भी यह दूसरों को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। आमतौर पर कहा जाए तो इसे हासिल करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे अक्सर इसे जानबूझकर नहीं करते थे। वास्तविक महान माध्यम हर कदम के साथ ताओ सिद्धांतों के साथ हो सकते हैं। यह एक प्राकृतिक शक्ति थी। हालांकि येशिवेन के दिल की धड़कन परेशान थी, यह केवल एक पल के लिए थी। वह हैरान नहीं बल्कि खुश था। आखिरकार तुम बाहर आने को तैयार हो। मुझे लगा कि तुम छिपना जारी रखोगे। येशिवेन ने उपहास किया, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि एक शैतान जनरल था जो इन शैतानों का नेतृत्व कर रहा था। वह उनका सेनापति भी था। यह देखते हुए कि येशिवेन दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाला था, अगर वह फिर भी बाहर नहीं आया तो वह येशिवेन को रोक नहीं पाएगा। इस समय समुद्री प्रजातियों के विशेषज्ञों ने भी दमन की प्रबल भावना महसूस की। यह इन राक्षसों के उत्पीड़न से कहीं अधिक मजबूत था। वे सभी अनुभवी व्यक्ति थे। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि यह इस मंजिल पर राक्षस राजा की सबसे अधिक संभावना थी। जब वे भागे तो बड़े समूह को रोकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोग बड़े समूह में थे। आक्रामक रूप से देखते हुए अगर वह बाहर आया तो यह मौत को दावत दे रहा होगा। हालांकि येशिवेन अकेली थी। यह सोचकर इन समुद्री कबीले के योद्धाओं ने न केवल येशिवेन के दुर्भाग्य का आनंद नहीं लिया, बल्कि इसके विपरीत उनके चेहरे अचानक से राख हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि यदि येशिवेन की मृत्यु हो जाती है तो वे मृत्यु से बहुत दूर नहीं होंगे। दानव सेनापति जिसने येशिवेन का सफाया किया था, उन्हें कैसे जाने दे सकता था।
बस एक दहाड़ उन्हें यह महसूस कराने के लिए काफ़ी थी कि वे इस भयानक दबाव का मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि हर कोई अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था, अंत में एक राक्षसी प्राणी की आकृति आकाश में दिखाई दी। यह एक दानव सेनापति था जिसकी पीठ पर मांसल पंखों की एक जोड़ी थी और पीले काले तराजू में ढका एक शरीर सबके सामने प्रकट हुआ। इस दानव जनरल ने एक भयानक आभा बिखेरी। उसने येक्षिवेन को ठंडेपन से देखा, जैसे नरक का कोई मृत्यु देवता। आप महान हैं। उस शैतान जनरल ने येजिवेन को देखा और बोलने की पहल की, मैं इतने सालों से यहाँ दबा हुआ हूँ और आप लोगों के पहले जत्थे हैं जो अंदर घुस आए हैं। इसके अलावा आप उनमें से सबसे विशिष्ट हैं। आपका मांस और रक्त इतना शक्तिशाली है कि मैं भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा, अगर तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो तो तुम मेरे सेनापतियों में से एक बन जाओगे। मेरे अलावा आप मेरे बाद दूसरे नंबर पर होंगे और दसियों हजार लोगों से ऊपर होंगे। वे समुद्री कबीले के योद्धा एकाएक हक्का बक्का रह गए। ये जिवेन की पृष्ठभूमि क्या थी? यहाँ तक कि एक शैतान जनरल भी उसे एक अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करना चाहता था और उसे सीधे मारने का विकल्प नहीं चुना। हर कोई एक शिवेन को देख रहा था, या देखने के लिए कि वह कैसे चुनाव करेगा। ये जिवेन थोड़ा मुस्कुराए और बोली, एक गौरैया एक हंस की महत्वाकांक्षा को कैसे जान सकती है इस छोटी सी जगह में, भले ही मैं राजा और पूर्वज हूं, तो क्या यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपका अधीनस्थ बनना चाहता हूं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? नौजवान, तुम इसके बारे में बेहतर सोचोगे। तुम मेरे विरोधी नहीं होगे। हालांकि तुमने अच्छी ताकत दिखाई है, तुम निश्चित रूप से मेरे विरोधी नहीं हो। इस शैतान जनरल ने अचानक भयानक आभा का एक विस्फोट जारी किया, दृढ़ता से ये जिवेन को बंद कर दिया और पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उल्टने की गति के साथ मूसलाधार बारिश की। यह दानव जनरल निश्चित रूप से ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया था और ट्रांसेंडेंट रियल्म 9वें स्तर में बेहोश हो गया था। वह केवल एक कदम की दूरी पर था। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों से ज्यादा मजबूत था। हालांकि अगर येक्षिवेन ने अभी अभी प्रदर्शित की गई ताकत के आधार पर येक्षिवेन की ताकत का आंकलन किया तो यह एक बड़ी गलती होगी। आप कैसे जानते हैं कि अभी मेरी असली ताकत है? ये जिवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी गोरी त्वचा तुरंत अनगिनत स्वर्ण देवियों से आच्छादित हो गई थी, जो स्वर्ण देवता की तरह चमक रही थी, दुनिया को नीचे देख रही थी। यह देखकर कि ये जिवेन की आभा अचानक एक पायदान ऊपर उठ गई, यहाँ तक यह दानव जनरल भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने अभी भी तुम्हें कम आंका है, लेकिन जब से तुम जिद्दी हो तो मुझे दोष मत दो। जब मैं तुम्हें मारता हूं और तुम्हारे रक्तसार को अवशोषित करता हूं, तो मैं पूरी तरह से पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर कदम रख सकता हूं और एक क्षेत्र पर हावी हो सकता हूं। यहाँ तक आपके शरीर के साथ भी मुझे अभी भी इस लानत दानव वशीकरण टॉवर से बाहर निकलने और दुनिया पर हावी होने की उम्मीद है। ये जिवेन अपने सामने दानव सेनापति के आतंक को महसूस कर सकती थी। वह यहाँ अनगिनत वर्षों से फंसा हुआ था और हजारों वर्षों से खेती करता आ रहा था। स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत की तुलना क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जहरीले यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर और अन्य लोगों से नहीं की जा सकेगी। इसलिए उनकी ताकत उनसे एक पायदान अधिक थी। यदि यह इस दानव वशीकरण टॉवर के दमन के लिए नहीं होता, उसकी खेती को दबाता और उसे सुधारने से रोकता, तो वह पहले ही पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर या यहाँ तक कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में कदम रख चुका होता। फिर भी हजारों वर्षों का संचय साधारण नहीं था। बिना किसी झिझक के ये जिवेन ने सीधा हमला कर दिया। उसके हाथ में जलता हुआ कृपाण अचानक जल गया, आग की लपटों से भरे आकाश में बदल गया और दानव सेनापति के सामने गिर गया। इतने शक्तिशाली राक्षसी प्राणी का सामना करते हुए ये जिवेन ने सीधे कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह दानव जनरल से पहले हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन इस बार उसने त्यान्युवान मिरा का उपयोग नहीं किया। उसने प्रबल शत्रु से अकेले लड़ने की योजना बनाई। अगर उसने इस दानव जनरल को दबाने के लिए त्यान्युवान मिरा का इस्तेमाल किया तो यह अनिवार्य रूप से ये मो की उन्नति को प्रभावित करेगा। यह सिर्फ एक पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर का राक्षसी प्राणी था। ये मो को उसकी करीबी खेती से परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय दानव सेनापति ने भी एक चाल चली। उसने सीधे अपने तीखे पंजों से विशाल आकाश को चीरते हुए पकड़ लिया। दानव सेनापति के तीखे पंजों ने एक पल में हवा फोड़ दी। गति अत्यंत तेज थी। उनके तीखे पंजे भी बेहद शक्तिशाली मार्शल आर्ट से जुड़े हुए थे। यह जानलेवा और भयंकर था, मानो वह एक ही पंजे से दुनिया की हर चीज को कुचल देना चाहता हो। पंजा सीधे ये जिवेन की उग्र कृपाण आभा तक पहुंच गया। बूम! उनके तीखे पंजे और उग्र कृपाण की आभा में भीषण टक्कर हुई। एक भयानक धमाका सीधे ऊपर से आया और फिर हलकों में बह गया। यह पहली बार था जब दोनों पक्ष ऑल आउट हो गए। सदमे की लहर ने सीधे आसपास के राक्षसों को मौके पर उड़ा दिया। उन समुद्री वंश के योद्धाओं ने भी इस समय ये जिवेन को देखा, थोड़ा अवाक रह गए। इस समय वे वास्तव में जानते थे कि येक्षिवेन की ताकत कितनी भयानक थी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने उनकी राय से आंखें मूंद ली थीं। वह उनके बिना भी आसानी से इस जगह से निकल सकता था।
ये साधारण शैतान उसे रोकने के योग्य नहीं थे। वास्तव में वे उसे बिल्कुल नहीं रोक सके। वास्तव में यदि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता तो वे उसे रोक भी नहीं पाते। कोई आश्चर्य नहीं कि एक शिवेन अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम से था। वह वास्तव में शक्तिशाली था। विशेष रूप से कुछ समुद्री वंश के योद्धाओं में इस समय भय की भावना थी। उन्होंने मूल रूप से येज़िवेन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई और फिर सही समय पर उसे मार डाला। वे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के करीबी थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येज़िवेन से पूरी तरह से नफरत करता था। अगर वे येज़िवेन का सिर लेकर लौट सकते हैं तो उन्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा। हालांकि वे समुद्री कुलों के बीच बड़े कुलों से भी थे, फिर भी लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले जैसे अधिपति बिहेमोथ की तुलना में एक बड़ा अंतर था। यदि वे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पर भरोसा कर सकते हैं तो यह उनके और उनके कुलों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इस समय येशिवेन के प्रदर्शन को देखकर उन्हें अचानक ठंडे पसीने आ गए। यदि उनकी योजना सफल हुई और येशिवेन ने उन्हें धोखा दिया तो शायद वे अब मर जाएंगे। इस समय वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे, फूट फूट कर मुस्कुरा रहे थे। इस समय वे अंत में समझ गए कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येशिवेन से नफरत क्यों करता है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके पास येशिवेन से निपटने का कोई तरीका नहीं था जिससे येशिवेन अब तक अहंकारी थी। उस शैतान जनरल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई ज्वाला जल रही हो। उन्होंने इस ज्वाला को दबाने के लिए तुरंत अपने जोरदार शैतान युवान को परिचालित किया। हालांकि उसका हाथ अभी भी थोड़ा सुन्न था। यह येशिवेन के जबरदस्त झटकों के कारण हुआ था। वह मन ही मन कुछ सहम गया। उसने सोचा था कि येशिवेन का शरीर निडर था और उसकी जीवत्ता विपुल थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना निडर होगा कि वह थोड़ा सुन्न भी हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने डेविल ऑरा को परिचालित किया और अपने हाथ को सामान्य स्थिति में लाया। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका है। दानव जनरल को मन नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ लहराया और ऐसा लगा कि वह विस्मय में है। हालांकि उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। कोल्ड किलिंग का इरादा तलवार की दो तेज रोशनी की तरह फूट पड़ा। उसने अपना हाथ लहराया और अचानक एक त्रिशूल बुलवाया। पूरा त्रिशूल एक विशाल राक्षसी अजगर की तरह था। यह आसमान में उड़ गया और येशिवेन की ओर झपटा। ऐसा लग रहा था कि उसका शक्तिशाली शरीर येशिवेन को अपने अंदर लपेट लेता है और फिर उसे एक झटके में खा जाता है। मुझे लगता है कि आपने खुद को कम करके आंका है, येशिवेन ने उपहास किया। उसने तुरंत अपनी कृपाण को फिर से काट दिया। प्रचंड लपटों ने आकाश को जला दिया। सेबर क्यूई और बड़ी होती गई। यह एक पहाड़ की तरह था जो क्षैतिज रूप से दबा हुआ था। इस शैतान जनरल ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। भारी मात्रा में शैतान युवान उसके पूरे शरीर पर संघनित हो गया और पूरे त्रिशूल को ढक लिया। पूरा त्रिशूल पल भर में ही तेज रोशनी से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो इसने तुरंत आकाश को ढक लिया हो। बूम! इस बार की टक्कर पिछले वाले से भी ज्यादा भयानक थी। यह ऐसा था मानो दो अतुलनीय ईश्वरीय हथियार मध्य हवा में टकरा गए हों, अपने साथ एक अद्वितीय आभा लेकर आए क्योंकि वे एक दूसरे से भयंकर रूप से टकरा गए। दो भयानक आभामंडल जो एक दूसरे को समायोजित नहीं कर सकते थे, मध्य हवा में एक दूसरे को निगल गए और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सभी दिशाओं में फैल गए। यह ऐसा था जैसे एक छोटा ब्रह्मांड फट गया हो और एक पल में यह सभी दिशाओं में फैल गया हो। तुम केवल इतने हो। मुझ पर भरोसा न करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। इस समय उस शैतान जनरल ने अचानक उपहास किया। उसने देखा कि येशिवेन का आक्रमण बहुत कमजोर हो गया था। क्या ऐसा है? देखते हैं यह चाल कैसी चलती है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पास ही से एक और ठंडी आवाज आई। इस आवाज की मालकिन कोई और नहीं बल्कि येशिवेन थी। उसने उग्र कृपाण क्यूई को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने तुरंत उसे उठा लिया और उस शैतान जनरल पर फिर से प्रहार किया। अगर वह मारा जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, भले ही उसकी मृत्यु न हुई हो। गर्जन, गर्जन, गर्जन! इस समय मृत्यु का एक प्रकार का भय आखिरकार शैतान जनरल की आंखों में चमक उठा। उसने एक पृथ्वी टूटने वाली दहाड़ निकाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन से निपटना इतना मुश्किल होगा। इतना भयानक कृपाण उसे आधे में काटने और उसे मारने के लिए काफी था। या बल्कि उसने येशिवेन के कार्यों की अपेक्षा नहीं की थी। येशिवेन की हरकतें उसकी कल्पना से कुछ तेज थीं। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चुपचाप बैठा रहे और मृत्यु की प्रतीक्षा करे। उसका शरीर अचानक फूल गया। अनगिनत राक्षसी युवान एक पल में उत्तेजित हो गए और उसके शरीर की सतह पर संघनित हो गए, जिससे एक बहुत कठोर खोल बन गया। उसके शरीर के अधिकांश राक्षसी युवान एक पल में बाहर निकल गए। अन्यथा वो येशिवेन के हमले का विरोध नहीं कर पाएगा। पर अब जब बात यहां तक आ पहुंची थी तो वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। हालांकि इससे उसके पास शैतानी युवान खत्म हो सकता था, फिर भी यह येशिवेन द्वारा मौके पर ही मारे जाने से बेहतर था। बूम! येशिवेन की उग्र सेबर क्यूई ने सीधे शैतान जनरल के शरीर पर वार किया।
यह सीधे उस कठोर खोल से टकराया जो अनगिनत राक्षसी युआन से संघनित था। टकराना, वह मौके पर ही फट गया। मध्य हवा में अनगिनत राक्षसी युआन से संघनित कठोर खोल हवा में बिखर गया। यह सभी दिशाओं में बिखर गया और शून्य में बदल गया। उसने अचानक हरे खून का एक कौर उगल दिया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्हें सीधे तौर पर गंभीर चोटें आई थीं। सौभाग्य से गैंग क्यूई की परत ने उसके लिए अधिकांश क्षति को रोक दिया, जिससे वह बच गया। ये जिवेन ने परवाह नहीं की। उसने बस शैतान जनरल को ठंडेपन से देखा। शैतान जनरल ने अचानक अपना खूनी मुंह खोला और एक अद्वितीय चूषण बल उत्पन्न किया। उसके चारों ओर सैकड़ों पीले काले शैतान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। फिर वे सीधे हवा में फट गए और रक्तसार के द्रव्यमान में बदल गए, जिसे बाद में शैतान जनरल ने अवशोषित कर लिया। इस रक्तसार के अवशोषण के साथ शैतान जनरल के रंग में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। राक्षसी युआन जो मूल रूप से समाप्त हो गया था, वह भी एक पल में पूरी तरह से भर गया था। उनका चेहरा पानी की तरह शांत था। उसने ये शिवेन को उदासीनता से देखा। यह वह व्यक्ति था जिसने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। वह भी लगभग मर गया। ये जिवेन को दास के रूप में लेने की उसकी पिछली इच्छा तुरंत उसे मारने की इच्छा से बदल दी गई थी। धिक्कार है, तुम नीच इंसान। तुमने मुझे माननीय को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? शैतान जनरल दहाड़ता रहा, मानो वह ये जिवेन को जिंदा निगल जाना चाहता हो। उसके हाथ में त्रिशूल तुरंत घूम गया, एक भयानक तूफान को पार कर गया। त्रिशूल का पूरा शरीर घूमता हुआ अजगर जैसा था। यह तुरंत एक शिवेन की ओर बढ़ा। यह पहले से भी अधिक अत्याचारी था। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। वो ये जिवेन को आसानी से जाने नहीं देता था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान चमक उठी। अभी अभी ये जिवेन का चुपके से किया गया हमला केवल एक दुर्घटना थी। अब वह आसानी से दया नहीं दिखाएगा। तो भाड़ में जाओ। शैतान जनरल दहाड़ा। उसका चेहरा असामान्य रूप से भयावह था। मैं तुम्हें एक स्लैश के साथ खत्म कर दूंगा, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। शैतान जनरल का सामना करते हुए, जो उसकी ओर जमकर झपट रहा था, उसके मूड में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। उसने धीरे से शैतान कृपाण को अपने पीछे से खींच लिया। एक पल में शैतान कृपाण चमकदार शैतानी रोशनी से खिल उठा। फिर अनगिनत राक्षसी ची आकाश में उड़ गईं। इस माहौल में शैतान कृपाण पानी में मछली की तरह था। बजना, अनगिनत शैतान रोशनी की आवाज के साथ एक विशाल चमकदार कृपाण प्रकाश तुरंत बह गया। यह कृपाण प्रकाश तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी से टकराया। पूरा स्थान आग के समुद्र में डूब गया था। यह ऐसा था मानो आग का समुद्र स्वर्ग और पृथ्वी को जला सकता है। एक पृथ्वी स्तरीय जादू उपकरण। शैतान जनरल ने अचानक अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये जिवेन के पास वास्तव में पृथ्वी के स्तर का ऐसा जादुई उपकरण होगा। यह उनकी अपेक्षाओं से पूरी तरह परे था। यहाँ तक कि उसने पृथ्वी स्तर के जादुई उपकरण की शक्ति को आकस्मिक रूप से प्राप्त करने का साहस नहीं किया। जिस त्रिशूल ड्रैगन को उसने नष्ट किया था, वह भी ये जिवेन की तलवार की रोशनी से एक पल में आधे में विभाजित हो गया था। हालांकि उसके आक्रमण को ये जिवेन ने मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह तोड़ा, लेकिन उसने इस भयानक कृपाण प्रकाश से बचने के लिए पर्याप्त समय भी लिया। बूम! कृपाण प्रकाश जहां भी गुजरा, उसने सीधे एक बड़ी दरार खींची जो हजारों मीटर लंबी थी। आसपास के शैतानों का तुरंत सिर काट दिया गया और एक निर्जन क्षेत्र को जबरन हटा दिया गया। वह अचानक असामान्य रूप से क्रोधित हो गया। जाहिर है, उसका दायरा और ताकत ये शिवेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, लेकिन वास्तविक लड़ाई में वह एक नुकसानदेह स्थिति में गिर गया। विशेष रूप से शुरुआत में उन्होंने ये शिवेन की इतनी भयानक गति की उम्मीद नहीं की थी। युद्ध की शुरुआत में ये शिवेन द्वारा उसे लगभग काट दिया गया था। अब ये जिवेन ने एक शैतान कृपाण भी चलाया, एक पृथ्वी स्तरीय जादू उपकरण, एक जादू उपकरण जो उसे पूरी तरह से काट सकता था। पृथ्वी के स्तर का यह जादुई उपकरण केवल एक सपना था। जब तक उन्हें कानून के घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला, तब तक उन्होंने इसके मालिक होने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। तभी वह इसे स्वयं परिष्कृत करने की क्षमता रख पाएगा। इससे वह बहुत उदास हो गया। उसने कई वर्षों तक संघर्ष किया था और शैतान सेनापति बनने के लिए कई शैतानों से अलग दिखने में सक्षम था। वह हमेशा अजेय रहा था। किसी भी दुश्मन का सामना करने में वह बहादुरी से आगे बढ़ते थे। हालांकि उन्होंने ये शिवेन से बड़ी हार की उम्मीद नहीं की थी। उसने उसके पास जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इस समय समुद्री कबीले के लोग पहले से ही उनके सामने दृश्य को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उस भयंकर शैतान जनरल को वास्तव में ये शिवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। यह चौंकाने वाला था।